नमस्कार साथियों, नंबरों के स्केल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। और जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं वो हमने 18 नवंबर 2025 का पेपर लिया है और ओएस का पेपर लिया है, ऑफिस सुपरिटेंडेंट एलडीसी कोटे का। ये 20% का पेपर है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। समय इसका 2 घंटा है। एंडेड्स मार्क का है, 110 प्रश्न है, 10 राजभाषा के हैं और 1/3 नेगेटिव मार्किंग का इसमें नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। 100 प्रश्नों के उत्तर आपको मैक्सिमम देने हैं। सारे नियम वही हैं जो वेलफेयर इंस्पेक्टर में होते हैं। तो और पेपर भी ये वेलफेयर इंस्पेक्टर के अनुकूल ही था, तो हमने इसको वीडियो में शामिल किया है। आप देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं हम। प्रश्न नंबर 1 है जो आपकी स्क्रीन पे आ गया है। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है, रेलवे सेवक नियम पास 1986 एडिशन आप इसको ले सकते हैं 1993। कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें जो रेलवे सेवक पास नियम 1986 है, एडिशनल 1993, इसमें 7 अनुसूचियां हैं, 7 शेड्यूल्स हैं। तो ऑप्शन जो सी दे रखा है आपका, 7 शेड्यूल्स अनुसूचियां, ये आपका यहाँ राइट आंसर बनता है। उसके बाद बात कर रहेंगे रेलवे सेवक नियम पास 1986 एडिशनल 1993 किन पर लागू नहीं होता? तो ये रेलवे अप्रेंटिस जो कर्मचारी हैं उन पे लागू होता है। कैजुअल लेबर पे ये लागू नहीं होता है। उसके अलावा परमानेंट रेलवे सर्वेंट हैं उन पे भी ये लागू होता है। और डेपुटेशन पर जो रेलवे कर्मचारी होते हैं, रेलवे सर्वेंट ऑन डेपुटेशन, उन पे भी ये लागू होता है। तो बड़ी आसानी से अपन यहाँ ऑप्शन जो बी है ये ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे 3 प्रश्न, यानी जो तीसरा प्रश्न है, कैलेंडर वर्ष में सेवा में मौजूद गैर राजपत्रित कर्मचारी। देखिए, गैर राजपत्रित कर्मचारियों में आपका जो सी ग्रुप का कर्मचारी आता है, डी को आजकल खत्म कर दिया गया है, तो सी और डी है जो ये जो गैर राजपत्रित में आता है। 3 सेट पास जारी करने के लिए कितने वर्षों की सेवा आवश्यक है? तो आपके बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इजी है, आप सभी जानते होंगे। ये जो ग्रुप है ए बी सी, तो ग्रुप ए और बी जो ग्रुप है, ये ग्रुप ऑफिसर ग्रुप का है रेलवे का, और सी है जो आपके गैर राजपत्रित कर्मचारी में आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 5 साल की सर्विस तक, यानी ट्रेनिंग पीरियड से लेकर के, जब जिनमें ट्रेनिंग पीरियड है, जिन पोस्ट पे पद पे ट्रेनिंग पीरियड है, उनमें ट्रेनिंग पीरियड से लेकर के 5 साल तक की सेवा तक आपको यानी कि 1 पास मिलता है। 1 पास, जब तक आपकी रेलवे सेवा 5 साल की नहीं हो जाती तब तक आपको 1 पास दिया जाता है। हाँ, ट्रेनिंग की अवधि में भी आपको 1 पास ही मिलता है। ट्रेनिंग की अवधि में भी आपको 1 पास दिया जाता है। बाकी इसमें 5 साल की सर्विस चाहिए, तब तक आपको 5 साल की सर्विस जैसे आप पूरी कर लेते हैं, आप यहाँ 3 पास के हकदार हो जाते हैं। 3 पास के हकदार हो जाते हैं। और 4 जो पीटीओ है, पीटीओ में यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, शुरू से 4 पीटीओ दिए जाते हैं और ये जब तक आप सर्विस करते हैं, जब तक आपके 4 पीटीओ रेगुलर चलते रहते हैं। यानी पीटीओ में 1/3 जो आपका किराया लगता है, आपकी जो पद पोस्ट है, जो लेवल है, उसके अनुसार जिस श्रेणी का पास मिलता है उसके हिसाब से आप जो करते हैं रिजर्वेशन, उसके हिसाब से आपका 1/3 किराया लगता है। तो यहाँ पूछा क्या गया था, यहाँ पूछा गया है कि आपको 3 सेट पास जारी कब किया जाता है? तो जब तक आपके 5 साल सेवा में, रेल सेवा में पूरे नहीं हो जाते हैं। 5 साल में रेल सेवा जब तक पूरी नहीं हो जाती है आपकी, जब तक आपको 1 सेट मिलेगा, 5 साल के बाद आपको तीनों सेट मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ जो हमारी ट्रिक बना रखी है वो ट्रिक यहाँ से शुरू करते हैं हम। 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल। इस ट्रिक में से एक ना एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर देखने को मिलता है। 2 साल पे सर्विस पे ट्रेनिंग पीरियड को काट के 2 साल की सर्विस पे आपकी रेल सेवा में आपको स्थायी मान लिया जाता है, परमानेंट हो जाते हैं। 5 साल की सर्विस पे आपके तीनों पास से यहाँ शुरू हो जाते हैं, जो कि इसमें पूछ रहा है ग्रुप सी के लिए। ग्रुप सी के लिए बाकी ए और जो बी है वो ऑफिसर वर्ग आते हैं, वो ऑफिसर वर्ग आते हैं। इनको ट्रेनिंग में 3 पास मिलते हैं और जैसे इनकी ट्रेनिंग के बाद ज्वाइनिंग होती है तो इनको 6 सेट पर ईयर मिलते हैं, 6 सेट पर ईयर मिलते हैं। तो यहाँ पे यही पूछा गया है। तो यहाँ जो 10 साल है, 10 साल सर्विस पूरी हो जाती है तो आप पेंशन के हकदार हो जाते हैं, और 15 साल आपकी रेल सेवा पूरी हो जाती है तो आपकी पेंशन रिस्टोर हो जाती है, और 20 साल की सर्विस यदि आपकी रेलवे में पूरी हो जाती है तो आप वीआरएस के हकदार हो जाते हैं, और वीआरएस के हकदार हो जाते हैं तो आप मानार्थ पास के भी हकदार हो जाते हैं। तो इस ट्रिक से कहीं ना कहीं 1-2 प्रश्न पेपर में आपको देखने को मिलते हैं, तो अच्छी तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ ए हाफ सेट प्रिविलेज पास इन मंथ? हाफ सेट प्रिविलेज पास की मान्यता कितने महीनों के लिए है? तो ये 4 महीने के लिए होती है। जो हाफ सेट होता है उसकी भी 4 है, और जो फुल सेट होता है उसकी भी 4 है। तो बड़ी आसानी से यहाँ तीनों गलत हो जाएंगे आपके, यहाँ तीनों गलत हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं आ जाएगा। जो ऑप्शन डी है वो अपन यहाँ ले लेंगे। प्रश्न नंबर 4 की बात करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। किसी कैलेंडर वर्ष में 20 साल से कम सेवा वाले अधिकारी को कितने पीसीआरपी मिलते हैं? देखिए, ये
पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए है, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए है ये। यहाँ पे जो पोस्ट कम्प्लीमेंट्री रिटायरमेंट पास के लिए है, पोस्ट कम्प्लीमेंट्री रिटायरमेंट पास के लिए है। और ये 20 साल से यदि कम रहती है तो ये 20 साल से कम की एज पे लागू नहीं होता है। 20 साल जब आप पूरी कर लेते हैं तो फिर ये चीज लागू होती है VRS पे। यहाँ पे 20 किस कैलेंडर वर्ष में अधिकारी को कितने, तो यहाँ 20 साल से अगर अधिकारी को कितने PCRP मिलते हैं तो 20 साल से कम पे यहाँ 0 है, 20 साल से यहाँ कम पे 0 है। तो अपन यहाँ जो ऑप्शन D दे रखा है ये अपन ले लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त करने के बाद वरिष्ठ लिपिक के लिए कौन सा रंग का पास निर्धारित होता है। देखिए वरिष्ठ लिपिक होता है जो लेवल 5 का होता है, लेवल 5 का होता है और इसकी बेसिक होती है आपके 29,200 रुपए होती है। अब जैसे ही वरिष्ठ लिपिक को 10 साल के बाद में MSCP मिलती है तो वो लेवल 6 में चला जाएगा और लेवल 6 में उसकी बेसिक हो जाएगी 35,400 रुपए। यानी ऑलरेडी वो क्रॉस भी कर चुका होगा 10 साल में, लेकिन जो बेसिक है वो 35,400 है लेवल 6 की। अब यहाँ पे वो पास का रंग पूछ रहा है तो लेवल 6 में चला जाएगा। तो लेवल 6 का जो पास होता है वो ग्रीन कलर का होता है। जितने भी जो लेवल 6 के कर्मचारी हैं उनमें चाहे आपका JE हो या MCM हो या वेलफेयर इंस्पेक्टर हो, उनको जो लेवल 6 के कर्मचारी हो जाते हैं उनको ग्रीन पास से जो हरा पास है वो मिलने लग जाता है। यहाँ स्वर्ण की बात करें तो स्वर्ण आपके GM और GM से ऊपर रेलवे बोर्ड के अधिकारी आ जाते हैं, RRB रेलवे बोर्ड के अधिकारी आ जाते हैं, RB रेलवे बोर्ड RB के बोर्ड के अधिकारी आ जाते हैं। तो यहाँ GM की बात करें लेवल 16 और रेलवे में सबसे टॉप जो होता है वो लेवल 17 होता है। तो 16 और 17 के लिए आपका स्वर्ण पास आ जाता है। उसमें अगर 14-15 की बात करें तो 14-15 में आपके HAG ग्रेड के अधिकारी, SAG और HAG ग्रेड के अधिकारी आ जाते हैं। यहाँ SAG तो लेवल वो 14 और 15 में आ जाता है तो उनको रजत मिल जाता है। उसके बाद ब्रोंज की बात करें तो ब्रोंज की आपके 12 और 13 हो गए, जिसमें आपके सिलेक्शन ग्रेड और JEG आ जाता है, सिलेक्शन ग्रेड और JEG आ जाता है। और उसके बाद कांस्य में फिर आपके बात करें तो 8 to 11 यहाँ पे ग्रुप AB के अधिकारी हैं जो आते हैं, उनमें कांस्य वाले आ जाते हैं। यहाँ पे जो लेवल 12 और 13 हैं जिनमें JEG और सिलेक्शन ग्रेड के अधिकारी आते हैं उनके लिए है कांस्य। और उसके अलावा जो ग्रुप AB के जो अधिकारी 8 से लेकर 11 तक उनके लिए ये ब्रोंज पास हो जाता है। तो यहाँ पे करीब करीब सबका आपका हो गया है। तो यहाँ आंसर की बात करेंगे तो यहाँ आंसर ऑप्शन जो A है वो आपका यहाँ आंसर हो जाएगा। निवारण की बात करेंगे, यहाँ रिमाउल की स्थिति में रेलवे क्वार्टर को सामान्य किराए पर कितनी अवधि तक रखा जा सकता है। तो रिमाउल की स्थिति में आप क्वार्टर को सामान्य किराए पर, यहाँ सामान्य किराए के लिए बोला जा रहा है, तो आप 1 मंथ के लिए उसको अपने पास रोक सकते हैं। और यहाँ पे यदि बात करें सेवानिवृत्ति पर, तो सेवानिवृत्ति पर आप सामान्य किराए में 4 महीने रख सकते हैं और इसके अगले 4 महीने आप दोगुने किराए में रख सकते हैं। स्टडी लीव की बात करें तो स्टडी लीव आप यहाँ पे 6 महीने तक आप सामान्य किराए पर स्टडी लीव में रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें अगर रेल कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो फिर वो 2 साल तक, रेल कर्मचारी की मृत्यु के मामले में 2 साल तक वो उसका जो आश्रित है परिवार है वो क्वार्टर को रख सकते हैं 2 साल तक, यानी 24 मंथ है यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पे निवारण की स्थिति में पूछा गया था तो निवारण में आपका 1 मंथ हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे, सेवानिवृत्ति पर क्वार्टर को सामान्य किराए पर कितने महीने की अवधि के लिए रखा जाता है। तो सामान्य किराए पर आपका 4 मंथ हो गया और इससे जो आगे के 4 मंथ हैं, इससे जो आगे के यानी 8 मंथ हो जाते हैं टोटल। तो प्रथम 4 महीने के लिए सामान्य किराए हैं और अगले 4 महीने के लिए ये डबल हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, यहाँ एडिशनल चार्ज अलाउंस विल बी एडमिसिबल ओनली इन द एडिशनल चार्ज इज हेल्ड फॉर ये प्रीड और एक्सीडिंग डेज। अतिरिक्त प्रभार भत्ता केवल तभी देय होता है जब अतिरिक्त भत्ता 45 दिनों से अधिक की अवधि के लिए संभाला जाए। तो 45 डेज यहाँ बड़ी आसानी से ऑप्शन आपके बी में रखा है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे, रेल कर्मचारी एक वर्ष में कितने दिन लीव ऑन ऑफ एवरेज पे के पात्र हैं। एक वर्ष में ये आपको 20 मिलती है LHAP, ऑप्शन जो बी है ये ले लेंगे अपन। और ये 2 टुकड़ों में मिलती हैं, आप जानते होंगे जनवरी से जुलाई
10 LHAP मिलती है आपको, 10 LHAP मिलती है। और जुलाई से दिसंबर में आपकी 10 LHAP, तो एक कैलेंडर वर्ष में आपके ये 20 हो जाती है, एक कैलेंडर वर्ष में 20 हो जाती है। और पूरे सर्विस काल में इसको अनलिमिटेड जोड़ा जा सकता है, पूरे सर्विस काल में इसको अनलिमिटेड जोड़ा जा सकता है। और जब आप इसको यूज लेते हैं तो एक दिन के लिए ये डबल LHAP करती है, यानी 2 LHAP एक दिन माना जाता है, 2 LHAP एक दिन का वो माना जाता है, यानी एक दिन के लिए डबल LHAP करती है। आप देखते भी होंगे जब आप 3 दिन की प्राइवेट सिक लगाते हैं तो 3 दिन की प्राइवेट सिक के लिए आपको 6 दिन यानी 6 दिन की LHAP कटती है, तो ये डबल करती है। सेवानिवृत्ति के समय भी जब आपके कम पड़ जाती है LHAP, 300 LHAP आप जोड़ नहीं पाते हैं, तो उस स्थिति में भी इनको डबल की स्थिति में काटा जाता है। तो यहाँ बड़ी आसानी से आंसर ले लेंगे, ऑप्शन बी आपका यहाँ आंसर ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी एक वर्ष में कितने अतिरिक्त CL ले सकता है? तो देखिए ये वैसे 4 CL अतिरिक्त मिलती है विकलांग को, जो विकलांग, और इनका जो PWBD पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, इनका जो रिजर्वेशन है वो प्रेजेंट में 4% है। और पदोन्नति में भी इनका आरक्षण कर दिया गया है, 74 RBE 2022 पदोन्नति में भी इनको आरक्षण दे दिया गया है। तो यहाँ पे क्या दिया जाएगा, यहाँ पे जो आंसर पूछा जा रहा है, जैसे अगर वर्कशॉप में है तो वर्कशॉप में 8 CL मिलती है, तो 8 और 4 यानी 12 विकलांग व्यक्ति को मिलेगी। और यदि वो ओपन लाइन में है तो ओपन लाइन में 10 मिलती है, तो 4 विकलांग की हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ जो दिव्यांग के लिए है टोटल 14 हो जाएगी अगर वो ओपन लाइन में कार्यरत है, क्योंकि ओपन लाइन में 10 मिलती है, वर्कशॉप में 8 मिलती है, तो 4 एक्स्ट्रा जुड़ जाने पर इनकी 12 हो जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या लेंगे, यहाँ आंसर लेंगे अपन 4 दिन लेंगे। ऑप्शन जो ए आंसर है ये आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर बनता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो देखते हैं। किसी अन्य प्रकार की अवकाश के साथ जोड़े जाने पर कुल मात्रता अवकाश तक सीमित रहता है। देखिए मात्रता अवकाश है वो आपके 1/9/2008 से लागू हुआ था, मात्रता अवकाश 1/9/2008 से लागू हुआ था। और इसमें 180 दिन का ये मिलता है, 180 डेज या 180 दिन का मिलता है। अगर यहाँ महीनों में बात करेंगे तो 6 मंथ हो जाएगा, और वीक में बात करेंगे तो ये 26 वीक हो जाएंगे। अगर किसी अन्य प्रकार के साथ इस अवकाश के साथ जोड़े जाते हैं तो ये मात्रता अवकाश 2 वर्ष तक सीमित रहता है, 2 वर्ष तक इसको सीमित रहता है, या किसी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ इसको जोड़ा जाए। तो यहाँ तो ऑप्शन जो सी है वो सी में 2 वर्ष दे रखा है, या 24 मंथ इसको बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे सी आंसर आप ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, दिव्यांग बच्चों के लिए CCL की आयु सीमा क्या होती है? देखिए दिव्यांग जो सामान्य बच्चा है उसके लिए 18 वर्ष है, सामान्य जो बच्चा है उसके लिए 18 वर्ष है, लेकिन यहाँ दिव्यांग बच्चों के लिए पूछी गई है तो दिव्यांग की कोई लिमिट नहीं है, यानी नो एज लिमिट, कोई आयु सीमा नहीं है। तो आपका यहाँ जो आंसर बनेगा वो डी बनेगा, दिव्यांग बच्चों के लिए। चाइल्ड केयर लीव टोटल आपको पूरे सर्विस काल में 730 दिन की मिलती है। और ये जो शुरू के 365 दिन है इनका 100% की दर से भुगतान किया जाता है, और जो अगले 365 दिन है उनको 80% की दर से भुगतान किया जाता है। इस कम से कम ये एक वर्ष में 3 बार ली जा सकती है, एक वर्ष में ये 3 बार ली जा सकती है, और तीन बार ली जा सकती है, और कम से कम ये 5 डेज की ली जा सकती है, कम से कम ये 5 डेज की ली जा सकती है, और एक साल में ये 3 बार ली जा सकती है। कब तक ली जा सकती है? जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता, लेकिन वो दिव्यांग है तो फिर ये 18 साल की शर्त यहाँ हट जाती है। तो आपका जो राइट आंसर बनता है यहाँ पे, जो आज राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन डी बनता है। तो डी आंसर अपन यहाँ पे बड़ी आसानी से ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक वर्ष में CCL कितनी बार लिया जा सकता है और कितने दिनों से कम नहीं होना चाहिए? इसका एक्सप्लेन मैंने ऊपर वाले प्रश्न में कर दिया है। चाइल्ड केयर लीव एक बार में ये 5 डेज की ले सकते हैं, और कितने दिनों से कम यानी 5 डेज की 3 बार लिया जा सकता है, और एक वर्ष में इसको 3 बार लिया जा सकता है, और कम से कम 5 दिनों के लिए इसको, तो 3 बार और 5 डेज, यानी जो ऑप्शन जो सी है यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। तो आंसर जो सी है, आंसर यहाँ बिल्कुल आपका करेक्ट है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 15 है ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, स्टैंडर्ड फॉर्म 4 का उपयोग किया जाता है।
यहाँ पे जो मेजर पेनल्टी है इसके लिए SF5 का प्रयोग आ जाएगा, माइनर पेनल्टी के लिए SF11 का प्रयोग आ जाएगा, और जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए SF7 आ जाएगा, और रिकोविशन ऑफ सस्पेंशन यानी निलंबन से बहाली के लिए, या सस्पेंशन रद्द करना, रिकोविशन ऑफ सस्पेंशन, निलंबन से बहाली के लिए SF4 आ जाएगा। तो यहाँ बड़ी आसानी से SF4 ले लेंगे। ऑप्शन जो सी है ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है ये राइट हो जाएगा। हम बात करेंगे 16 की, डर की। डर 1968 यानी डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। इसमें टोटल 31 नियम है, और ये 31 नियम 7 भागों में बटे हुए हैं। 31 नियम 7 भागों में बटे हुए हैं। इसके अलावा ये 1 अक्टूबर 1968 से ये प्रभावी हैं। तो इसमें ये नियमों की बात कर रहा है कि कौन से नियम है जिसमें दंड का पेनल्टीज का उल्लेख है, यानी कौन से नियम में दंड है। तो नियम देख लेते हैं। जो नियम नंबर 9 है इसमें मेजर पेनल्टीज की कार्यविधि है। नियम नंबर 9 में मेजर पेनल्टीज की कार्यविधि है, जिसके लिए अपन SF5 का प्रयोग करते हैं, नियम जो 11 है इसमें माइनर पेनल्टीज है, जिसके लिए अपन माइनर पेनल्टी के लिए SF11 का उपयोग करते हैं। उसके अलावा जो नियम 6 है इसमें माइनर एंड मेजर दोनों पेनल्टीज हैं, यानी दंड का इसमें है। तो नियम नंबर जो 6 है यही पूछा गया है कि दंड का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर जो नियम नंबर 6 है ये पेनल्टीज दंड का है, यही उल्लेख करता है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 17 है, अच्छा प्रश्न है। जहां नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध न हो वहां पे किसे नियुक्ति प्राधिकारी माना जाएगा? वहां पे GM साहब को नियुक्ति प्राधिकारी माना जाता है। जहां पे नियुक्ति प्राधिकारी उपलब्ध नहीं है तो वहां पे GM साहब को माना जाता है। GM साहब आपके ऑप्शन सी में बैठे हुए हैं, तो ये सी ऑप्शन अपन यहाँ ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, अच्छा प्रश्न है। केंद्रीय सूचना आयोग राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिनियम की किस धारा के तहत गठित किया गया है? देखिए RTI से संबंधित 1-2 प्रश्न पेपर में जरूर होता है। पहले तो इसकी फुल फॉर्म होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन। इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है राइट टू इन्फॉर्मेशन, और ये जो RTI है ये 15 जून 2005 को संसद में पास हो गया था, और 12 अक्टूबर 2005 से ये पूरे देश में लागू हो गया था, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। बाद में 2008 में जम्मू कश्मीर को भी जोड़ दिया गया था। राइट टू इन्फॉर्मेशन इसलिए लाया गया था कि जो ये सरकारी दफ्तर हैं इनमें पारदर्शिता आए, जनता के काम तय समय पे हो और भ्रष्टाचार समाप्त हो, इसलिए राइट टू इन्फॉर्मेशन लाया गया था। यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पे पूछा कि RTI अधिनियम की किस धारा के तहत गठित किया गया है केंद्रीय सूचना आयोग। तो यहाँ पे जो गठित किया गया है वो जो अधिनियम की धारा है वो 12 है। 12 में क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग के गठन, अधिकार व कार्य से संबंधित है, तो ये आपका आंसर 12 हो जाएगा। 13 में क्या है? 13 में मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के कार्यकाल व सेवा से संबंधित है। 14 में क्या है? 14 में मुख्य सूचना आयुक्त व सूचना आयुक्तों के पद से हटाने की प्रक्रिया है। और 15 में क्या है? 15 है जो राज्य सूचना आयोग के गठन से संबंधित है। राज्य सूचना आयोग के गठन से संबंधित है आपका 15। तो यहाँ पे आंसर अपन 12 लेंगे। ऑप्शन जो ए है ये आपका करेक्ट यहाँ पे हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ये बोल रहा है भविष्य निधि पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ किस अनुदान मांग में शामिल होते हैं? तो ये जो भविष्य निधि पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ हैं ये मांग जो है 13 में आते हैं। तो ऑप्शन जो 13 है, जो सी है, ऑप्शन सी है, ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करेंगे। टाइम लिमिट फॉर अपीलिंग अगेंस्ट HOER क्लासिफिकेशन स्टेज। देखिए यहाँ पे हाउस ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट ये 2005 तक जाना जाता था। उसके बाद ये अमेंडमेंट हो गया, संशोधित हो गया, और अब इसको हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। 4 कैटेगरियों में ये बटा हुआ है, आप सभी जानते होंगे, इंटेंसिव, गहन, EI और एक्सक्लूडेड। 4 कैटेगरियों में ये बटा हुआ होता है। तो HOER जो वर्गीकरण है क्लासिफिकेशन का, इसके विरुद्ध अपील करने की समय क्या है? तो ये 45 डेज है। 45 डेज है, 1.5 मंथ है, यानी 1.5 महीना है, सॉरी 3 महीने है, माफ करना साथियों, 3 मंथ है। 3 मंथ का मतलब 90 डेज है। 90 डेज आपका ऑप्शन बी में है, तो हम 90 डेज यहाँ ले लेंगे बड़ी आसानी से। ऑप्शन जो बी है ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। 21 की बात करेंगे, बहुत ही सुपरहिट प्रश्न है, हर पेपर में ये आता रहता है, इसका रट्टा मार लीजिए, हर पेपर में ये लगभग आ जाता है, चाहे जूनियर कलर का हो, सीनियर कलर का हो, OS का हो, वेलफेयर इंस्पेक्टर का हो। एक विभाजित शिफ्ट में अधिकतम अनुमत विरामों की संख्या क्या है? तो ये 3 स्पेल
थ्री स्पेल टू ब्रेक है ये। टू ब्रेक थ्री स्पेल है। ऑप्शन जो ए है ये आपका बिल्कुल यहां करेक्ट हो जाता है। उसके बाद 22 है द एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑल रेलवे सर्वेंट एक्सेप्ट दूज एक्सक्लूडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे आर एज्यूम्ड एज। रेल मंत्रालय द्वारा अपवर्जित कर्मचारियों को छोड़कर सभी रेल कर्मचारियों की नियुक्ति मानी जाती है। रेल मंत्रालय द्वारा अपवर्जित कर्मचारियों यानी एक्सक्लूडेड कर्मचारियों को छोड़कर सभी रेल कर्मचारियों की नियुक्ति कंटिन्यूस मंत्रालय द्वारा, रेल मंत्रालय द्वारा, तो ये आपका कंटिन्यूस यहाँ सतत की माना जाता है। इनको जो नियुक्ति मानी जाती है वो कंटिन्यूस मानी जाती है। ऑप्शन जो बी है ये आपका यहाँ करेक्ट है। 23 की बात करेंगे द स्टैंडर्ड हाउस ऑफ ड्यूटी ऑफ इंटेंसिव क्लासिफिकेशन हाउस ये वीक, यानी इंटेंसिव वर्गीकरण, इंटेंसिव क्लासिफिकेशन के मानक कार्य घंटे प्रति सप्ताह होते हैं। यहाँ प्रति सप्ताह के हिसाब से पूछा गया है। तो जो यहाँ इंटेंसिव के पूछे गए हैं तो इंटेंसिव का यहाँ पे इंटेंसिव की बात करें तो इंटेंसिव का 42 होता है और कंटिन्यूस की बात करें तो 48 होता है। और ईआई की बात करें तो ईआई की आपके 60 घंटे होते हैं। और एक्सक्लूडेड की बात करें तो ये होते हैं 72 घंटे। तो यहाँ पे इंटेंसिव का पूछा गया था इसलिए ऑप्शन जो ए है ऑप्शन ए ले लेंगे अपन इसके। क्वेश्चन नंबर 24 है रेल सेवक पास नियमों की अनुसूची एक किससे संबंधित है। देखिए रेल सेवक पास नियम 1986 और एडिशनल इसको बोलेंगे एडिशन बोलेंगे 1993। तो इसकी जो 1993 इसकी जो इसमें टोटल 7 अनुसूचियां हैं। टोटल 7 अनुसूचियों में से ये पहली अनुसूची की बात कर रहा है कि किससे संबंधित है। तो पहली अनुसूची है जो आपके ड्यूटी पास से संबंधित है। तो ऑप्शन जो ए है आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे 25 की, निम्नलिखित में से कौन गोल्ड पास के लिए पात्र नहीं है। देखिए गोल्ड पास जो मिलता है वो लेवल 16 और 17 को मिलता है। जिसका लेवल 16 और 17 होता है उनको गोल्ड पास मिलता है। लेवल 16 में आपके जीएम साहब आ जाते हैं। तो जीएम साहब और जीएम साहब से ऊपर यानी रेलवे बोर्ड के अधिकारी, रेलवे बोर्ड के अधिकारी। तो लेवल जो सबसे टॉप होता है रेलवे में 17 होता है, रेलवे में 17 तक ही होते हैं। तो गोल्ड पास के लिए आपके गोल्ड पास की हम बात करेंगे तो गोल्ड पास में जीएम और जीएम से ऊपर के अधिकारी, तो जीएम से ऊपर के अधिकारी कौन हो गए, रेलवे बोर्ड के अधिकारी हो गए, रेलवे बोर्ड के अधिकारी हो गए। तो गोल्ड पास इनको दिया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद ये बात कर रहा है मेंबर्स रेलवे बोर्ड के सदस्य, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और जीएम है ये भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एचएजी अधिकारी, देखिए एचएजी अधिकारी और एचएजी अधिकारी ये आपके सिल्वर के हकदार हैं, सिल्वर के हकदार हैं, रजत पास के हकदार हैं। तो ये यहाँ पे गलत हो जाएगा और यही पूछा गया है कौन पात्र नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ले लेंगे। जो एसएजी ऑफिसर है वो गोल्ड पास के हकदार नहीं है, एसएजी ऑफिसर सिल्वर के हकदार है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो डी बन रहा है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा कई बार इसके राशि भी पूछ ली जाती है गुम हो जाने पर। तो यहाँ पे गोल्ड के लिए 26,113 रुपए है और सिल्वर के लिए 4,964 रुपए है और ब्रॉन्ज के लिए यानी रजत के लिए 4,960 रुपए है। इन राशियों का भी ध्यान रखें, यहाँ से भी एक प्रश्न आ जाता है। 26 की बात करेंगे यदि किसी गहन श्रमिक की बात हो तो लॉग ऑन का मतलब कितने घंटे से अधिक ड्यूटी का समय होता है। तो इसमें गहन की बात हो रही है इंटेंसिव की, तो ये 8 घंटे से ऊपर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है यही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम बात करेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की बात करेंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम था यानी कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 ये बना था और ये लागू हुआ था 1 अप्रैल 1947 से ये लागू हुआ था। 1 अप्रैल 1947 से ये लागू हुआ था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ये कब से लागू हुआ है। तो यहाँ ईयर नहीं दे रखा, 1 अप्रैल दे रखा है। तो 1 अप्रैल 1947 से लागू हुआ था। तो बड़ी आसानी से अपन ऑप्शन यहाँ ए ले लेंगे क्योंकि 1 मई यहाँ गलत हो जाएगा, 1 जून भी गलत हो जाएगा, 1 जुलाई भी गलत हो जाएगा। 1 अप्रैल 1947 इसका राइट आंसर है। तो यहाँ ऑप्शन में ईयर नहीं दे रखा है, 1 अप्रैल है। तो ऑप्शन ए ले लेंगे, ए आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम 28 की बात करेंगे। 28 क्या बोल रहा है, औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकरण, कार्य समिति, वर्क कमेटी बिल्कुल करेक्ट है।
काउंसिलेशन ऑफिसर्स यानी मध्यस्थ अधिकारी, काउंसिल ऑफिसर मध्यस्थ अधिकारी ये भी करेक्ट है, और लेबर कोर्ट श्रम मंत्रालय करेक्ट है। उपरोक्त सभी, तो यहाँ उपरोक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन जो डी है हम यहाँ चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है, अंडर ईसीए एम्प्लॉइज शेल नॉट बी लाइबल टू ए पे कंपनसेशन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी इंजरी विच डज नॉट रिजल्ट इन टोटल और पार्शियल डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ये पीरियड एक्सीडिंग, यानी कि एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट की यहाँ बात हो रही है। एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट ये बना था 2009 में, इसको एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट कर दिया गया। बाकी ये जो था ये WCA था, और WCA का मतलब वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 था, 1923 था, और ये लागू हुआ था 1 जुलाई 1924 से ये लागू हुआ था। 1 जुलाई 1924 से ये लागू हुआ था, और जो WCA है वो 1923 में बना था, 1 जुलाई 1924 से लागू हुआ था। और इसको जो संशोधित किया गया है WCA से ECA में, जो इसको कन्वर्ट किया गया है वो 2009 में किया गया है। उसके बाद इसको वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट से एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट बना दिया गया है, के तहत नियोक्ता किसी ऐसी चोट के लिए क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो कर्मचारी में पूर्ण या आंशिक अक्षमता उत्पन्न न करे और जिसकी अवधि इतने दिनों से अधिक नहीं हो। तो इसके लिए जो आपका, इसके लिए 3 दिन का समय होता है, और 3 दिन आपके बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बड़ी आसानी से ऑप्शन बी अपने यहाँ करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑक्यूपेशनल डिसीज की बात हो रही है। ऑक्यूपेशनल डिसीज कम अंडर शेड्यूल ऑफ एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 2009, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट 2009, यानी व्यावसायिक रोग ईसीओ की किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो व्यावसायिक जो रोग है, देखिए इसमें जो ये ECA है, ECA में मैं आपको बता दूं कि इसमें 4 अनुसूची होती हैं, टोटल इसमें 4 अनुसूची होती है। तो ये जो ऑक्यूपेशनल डिसीज है ये अनुसूची 3 में आता है। जो ऑक्यूपेशनल डिसीज है ये अनुसूची 3 में आता है, और 4 में जो है आपके मृत्यु या स्थायी असक्तता आती है। मृत्यु या स्थायी असक्तता से संबंधित जो अनुसूची है वो 4 है। तो टोटल 4 अनुसूचियां इसमें, 5 और 6 अनुसूची इसमें नहीं है, तो 5 और 6 का तो कोई यहाँ मतलब ही नहीं है। तो यहाँ ऑक्यूपेशनल डिसीज के लिए पूछा गया था, तो व्यावसायिक रोग या ऑक्यूपेशनल डिसीज के लिए अनुसूची 3 आती है। 4 यहाँ मृत्यु या स्थायी असक्तता के लिए आती है। तो यहाँ ऑप्शन जो 3 है, यानी जो ऑप्शन ए है, ये आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, पितृत्व अवकाश की बात करेंगे। पितृत्व अवकाश के अधिकतम दिन स्वीकृत किए जा सकते हैं। देखिए पितृत्व अवकाश के लिए एक बच्चे के लिए 15 दिन है, और 2 बच्चों के लिए ये 30 दिन का है पितृत्व अवकाश। और ये डिलीवरी से 6 महीने, डिलीवरी से 6 मंथ की अवधि के दौरान इसको ले लेना चाहिए। अगर नहीं लेते हैं 6 महीने तक तो ये लैप्स हो जाते हैं, ये लैप्स हो जाते हैं। 2 बच्चों पे ये 30 दिन के, शुरू के 2 बच्चे यानी 2 डिलीवरी पर, तीसरी डिलीवरी पर ये लागू नहीं होते हैं। तो जो ऑप्शन बी है, जो 31 में बी आंसर है जो आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 32 की बात करेंगे। 32 एक अच्छा प्रश्न है। ECA की धारा 13 किससे संबंधित है? ECA की जो धारा है, सेक्शन 13 ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट डील्स विथ, ये जो धारा 13 है ये डस्ट एंड फ्यूमल, धूल और, तो ये तो यहाँ गलत है, इससे तो मतलब ही नहीं है। क्लीननेस, सफाई से भी नहीं है। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कचरे का निस्तारण, ये भी यहाँ गलत है। तो यहाँ आंसर तीनों यहाँ गलत है। तीनों गलत क्यों हैं वो भी बताएंगे कि तीनों यहाँ गलत हैं। तो यहाँ तीनों अगर ऑप्शन गलत है तो अपन डी को चुनेंगे, इनमें से कोई नहीं। अब डी को क्यों चुना, इसका कारण ये है कि जो ये सेक्शन 13 है यानी धारा 13 है, ये किसी अजनबी के खिलाफ नियोक्ता के उपाय से संबंधित है। अजनबी के खिलाफ नियोक्ता के उपाय से संबंधित है। ये जो धारा है वो उससे संबंधित है। तो इस तरह का यहाँ किसी भी ऑप्शन में मेंशन नहीं है। अजनबी के खिलाफ नियोक्ता के उपाय, उससे संबंधित है ये धारा 13। तो यहाँ किसी में भी ये चीज मेंशन नहीं है, इसलिए अपन ऑप्शन डी यहाँ अपन ले रहे हैं। उसके बाद 33 है, HOR वर्गीकरण में बदलाव की अनुमति देने का अधिकार किसके पास है? जो हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन है 2005, पहले ये हावर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में ये हावर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे जो HOR वर्गीकरण की हम बात करेंगे, क्लासिफिकेशन की, HOR वर्गीकरण की बात करेंगे, तो इसके लिए PCPO साहब हैं। इसके लिए कौन है? प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर, PCPO साहब हैं। तो ऑप्शन जो ए है
ये आपका करेक्ट हो जाएगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि आपके जो जोन है उसमें अपने अपने जोन के जो जोन है उसमें पीसीपीओ का नाम भी आप ध्यान रखें। किसी भी जोन में है भले आप, उसमें आप अपने पीसीपीओ का नाम भी ध्यान रखें, जीएम साहब का नाम भी ध्यान रखें, इनका नाम ध्यान रखें, क्योंकि ऑफिसर के नेम से भी एक पर्सन यहाँ बनता है। तो चलिए 34 की ओर बढ़ते हैं। 34 क्या बोल रहा है? वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट 1923 में बना था ये, और 1 जुलाई 1924 से ये लागू हुआ था, और 2009 में इसको संशोधित कर दिया गया है। 2009 में इसको संशोधित करके डब्ल्यूसीए से ईसीए बना दिया गया है। ये भी यहाँ ध्यान रखें। तो यहाँ इसकी सेक्शन 23 का बारे में पूछा जा रहा है। तो 23 के तहत कमिश्नर के समक्ष कौन है? तो यहाँ पे सिविल कोर्ट है, सिविल कोर्ट है, ऑप्शन ए में दे रखा है, तो यही आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। 35 है, ये भी अच्छा प्रश्न है। रिकॉर्ड प्रबंधन में शामिल गतिविधियां कौन सी हैं? रिकॉर्ड प्रबंधन में आपके छटाई करना और प्रतिधारण यानी रिटेंशन, वीडिंग आउट, ये दोनों हैं। दोनों आपके ऑप्शन सी में भी बोल रखा है, तो सी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। उसके बाद 36 की बात करेंगे। 36 में ये बोल रहा है कि जब दोषपूर्ण चार्जशीट में संशोधन की आवश्यकता हो तो सही प्रक्रिया क्या होगी? कारण बताकर पहले वाले को रद्द करना, यही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ अपन ले लेंगे, पहला ही आंसर इसका सही है, कारण बताकर पहले वाले को रद्द करना। तो ऑप्शन जो ए है, ए आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। 37 की बात करेंगे। पीजी पोस्ट ग्रेजुएट योग्यता वाले रेगुलर डॉक्टर का वार्षिक भत्ता कितना है? तो वर्तमान में ये 2250 रुपए है, और 2250 आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, अच्छा प्रश्न है ये भी। जब पति पत्नी दोनों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी हों और उन्हें एक ही पुराने स्टेशन से एक ही नए स्टेशन पर एक साथ या 60 दिनों के भीतर स्थानांतरित किया जाए तो सीटीजी कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट का दावा द्वारा किया जाएगा। तो ये पति या पत्नी जिसे पहले स्थानांतरित किया गया है, जिसको ये जो पति या पत्नी दोनों में जिसको पहले स्थानांतरित किया जाएगा, वो इसके लिए सीटीजी के लिए दावा करेगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो पहला बनता है आपका, पति या पत्नी जिसे पहले स्थानांतरित किया जाएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो ए है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 की बात करेंगे। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन कौन सा है? तो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है, आप जानते होंगे, एनआर है। सबसे बड़ा जोन है जो आपका एनआर है, और नॉर्दर्न रेलवे यहाँ आपका करेक्ट हो जाएगा। पूर्व के वीडियो में मैंने इसको बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है, यदि आप मेरे वीडियो देखते हैं तो यहाँ एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। नॉर्दर्न रेलवे आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनआर है जो भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा जोन है, तो ऑप्शन जो बी है ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 40 की बात करेंगे। निम्नलिखित रेलवे जोन मुख्यालय हेडक्वार्टर युग्म में से कौन सा गलत है? इनमें 3 सही हैं, एक गलत है, वही आपको चूज करना है। साउथर्न रेलवे यानी एसआर का जो मुख्यालय है चेन्नई है, बिल्कुल करेक्ट है। ईस्ट कोस्ट रेलवे हाजीपुर है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और साउथ सेंट्रल रेलवे का मुख्यालय भी सिकंदराबाद है, तो ये भी सही है। यहाँ पे जो सीआर का मुख्यालय है वो मुंबई है, डब्ल्यूआर और सीआर का मुख्यालय मुंबई है, भोपाल नहीं है, तो ये गलत है। और यहाँ पे गलत के लिए पूछा है, तो यही आपका ऑप्शन बन जाएगा। ऑप्शन जो बी है, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन 41 है। प्रिविलेज पास में आश्रितों सहित कुल कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है? देखिए, प्रिविलेज पास है, उसमें यदि आप आश्रित शामिल करते हैं तो फिर इनकी सदस्य संख्या 5 से ज्यादा नहीं हो सकती है। कैसे? यदि मान लीजिए आप आश्रित, मैक्सिमम 2 आश्रित शामिल किया जा सकता है। कितने आश्रित शामिल कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 कर सकते हैं। अब मान लीजिए आश्रित आपने 1 आश्रित शामिल कर लिया, तो फिर परिवार के सदस्यों की संख्या 4 ही रह जाएगी, 4 और 1, क्योंकि इनकी संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और आश्रितों की संख्या भी 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मान लिया आप 2 आश्रित शामिल कर लेते हैं, तो फिर आप परिवार के सदस्य 3 ही ले पाएंगे, क्योंकि टोटल संख्या 5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और मान लिया यदि आप आश्रित शामिल नहीं करते हैं, 0 रहती हैं, तो फिर आप परिवार के सदस्य कितने भी कर सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, अनलिमिटेड। तो फिर आप ये अनलिमिटेड कर सकते हैं, फिर ये 5 की बाध्यता लागू नहीं होगी। इसलिए प्रिविलेज पास में यदि आप आश्रित शामिल करते हैं तो कुल कितने सदस्यों को शामिल किया जा सकता है? तो कुल 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। और 5 सदस्य आपके ऑप्शन सी में बैठे हुए हैं, तो ये 5 सदस्य जो सी में बैठे हुए हैं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 42 की बात करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। स्कूल स्टाफ को प्रतिवर्ष कितने दिनों का एलएपी लीव ऑन एवरेज पे क्रेडिट किया जाता है? देखिए, रेलवे कर्मचारी को प्रतिवर्ष 1 कैलेंडर वर्ष में यानी प्रतिवर्ष रेलवे कर्मचारी को 30 एलएपी मिलता है। रेलवे कर्मचारी को 30 एलएपी मिलता है, और वो 15-15 टुकड़ों में
2 बार 6 महीने के टुकड़ों में 2 बार मिलता है, यानी जनवरी से जून और जुलाई से दिसंबर 2 बार में ये एक कैलेंडर में 30 एलएपी मिलती है। 30 एलएपी है जो 2.5 दिन के हिसाब से पर मंथ के हिसाब से काउंट होती है। अब यहाँ जो स्कूल स्टाफ है इनको एक साल में 10 ही एलएपी मिलती है। कितनी मिलती है? एक साल में 10 ही मिलती है, और 10 आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो यही आपका ऑप्शन जो ए है यही आपका राइट आंसर यहाँ हो जाता है। 43 की बात करेंगे, स्थायी सामान मशीनरी। देखिए पीएनएम की बात कर रहा है, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। बहुत ही पहली बात इसकी आप फुल फॉर्म याद कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। स्थायी संयुक्त वार्ता तंत्र, संयुक्त वार्ता तंत्र या स्थायी सामान मशीनरी बोल सकते हैं इसको, परमानेंट नेगोशिएटिंग मशीनरी। और ये आपके आई थी 1/1/1952, 1/1/1952। वीवी गिरी, वीवी गिरी, वीवी गिरी, यहाँ भी ये भी ध्यान रखें। उसके बाद ध्यान रखें कि ये 3 स्तर पर काम करती है, ये प्रणाली 3 स्तर पर काम करती है, डिवीजन लेवल पर, जोनल लेवल पर और रेलवे बोर्ड लेवल पर। डिवीजन लेवल पर इसकी हर 2 मंथ में मीटिंग होती है, यानी साल में 6 बार, और जोनल लेवल पर इसकी मीटिंग 3 मंथ में 1 बार होती है, यानी कि साल में 4 बार, और रेलवे बोर्ड लेवल पर इसकी जो मीटिंग होती है वो 6 मंथ में 1 बार, यानी साल में 2 बार। ये इसका खाका है। तो ये 3 स्तर पर काम करती है, डिवीजन लेवल पर, जोनल लेवल पर और रेलवे बोर्ड लेवल पर। तो यहाँ 3 ले लेंगे। 3 आपके यहाँ किस में दे रखा है? ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी आंसर अपने यहाँ चूज कर लेंगे। उसके बाद 44 है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कर्मचारी के सेटलमेंट बकाया की गणना के लिए रिलाइन अलाउंस का कितना प्रतिशत लिया जाता है? देखिए पेंशन कम्यूटेशन का 40% है और रनिंग अलाउंस आपका 55% है। ये दोनों आप रट्टा मार लीजिए, याद कर लीजिए, दोनों पूछे जाते हैं। 40% आपका जो कंप्यूटेशन अलाउंस बोलते हैं उसके लिए है, और 55% आपका रनिंग अलाउंस के लिए है। तो यहाँ रनिंग अलाउंस के लिए 55% हो जाएगा। तो ऑप्शन जो बी है कंप्यूटेशन अलाउंस, यहाँ जो रनिंग अलाउंस है वो आपका 55% हो जाएगा, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये 40% और 55% दोनों याद कर लीजिए। ये पेंशन कम्यूटेशन के लिए है 40 और ये रनिंग अलाउंस के लिए है, तो यहाँ दोनों आप याद रखें, दोनों में से 1% जरूर पूछा जाता है। तो यहाँ रनिंग अलाउंस के लिए पूछा गया था, तो 55% ले लेंगे। ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, इसकी ट्रिक बताएंगे आपको। यदि कोई कर्मचारी अपने मुख्यालय से 12 घंटे बाहर रहता है तो टीए यात्रा भत्ता कितना प्रतिशत दिया जाता है? इसकी जो ट्रिक ये है 6 घंटे और 6 घंटे से 12 घंटे और 12 घंटे से अबोव, 12 घंटे से अबोव। ये ऐसे होता है, यदि 6 घंटे से कम है तो आपका बनेगा 30%, और यदि 6 से 12 घंटे के बीच में है तो आपका बनेगा 70%, और 12 घंटे से अबोव है तो आपका बनेगा 100%। तो यहाँ 12 घंटे से ऊपर है तो अपने यहाँ 100% लेंगे, ऑप्शन ए लेंगे, ऑप्शन ए लेंगे। तो ए आंसर अपना यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन जो ए है ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। तो इस ट्रिक से इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि ये 6 घंटे से कम का होता तो 30% लेते, 6 से 12 के बीच होता तो 70% लेते, और 12 से अबव है तो 100% लेंगे। तो यहाँ 12 घंटे से बाहर है यानी 12 घंटे से ज्यादा है तो 100% हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है आपका ये बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे, मैक्सिमम कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट एज पर 7 CPC। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 7 CPC आपके लागू हुआ था 1/1/2016 को लागू हुआ था, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो आप देख सकते हैं, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, यानी CTG की फुल फॉर्म है कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट। कई बार ये भी पूछा गया इसलिए आपको बताया गया। तो 7वें वेतन आयोग के अनुसार ये मूल वेतन का 80% है। 7वें वेतन आयोग के अनुसार 80% ऑफ बेसिक पे, मूल वेतन का 80% है। ऑप्शन जो ए है यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 47 की बात करेंगे, देश में वर्तमान में कितने रेलवे बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड हैं, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, यानी RRC और RRB, RRC और RRB। RRC की संख्या 17 है और RRB की संख्या 21 है। दोनों याद रखें, और दोनों की फुल फॉर्म भी याद रखें, दोनों पूछे जाते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल और रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, बोर्ड 21 है और सेल 17 है। तो यहाँ पे 21 अपन ऑप्शन ए में ले लेंगे, तो ए आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे शंटिंग मास्टर की चिकित्सा श्रेणी पूछी गई है, जो कि आपके A2 होती है। शंटिंग मास्टर की A2 होती है। एक आपके वेलफेयर इंस्पेक्टर की पूछी जाती है तो C1 होती है।
एक आपके लोको पायलट की पूछी जाती है, तो लोको पायलट की A1 होती है। वेलफेयर इंस्पेक्टर की C1 हो गई, लोको पायलट की A1 हो गई, शंटिंग मास्टर की A2 हो गई। ये अक्सर पूछे जाते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 है, ये भी अच्छा प्रश्न है। राजनीति और चुनाव में भाग लेने से संबंधित प्रावधान सेवा आचरण नियम 1966, रेलवे सर्विस कंडक्ट रूल जो 1966 है, उनमें टोटल 26 नियम है। उन 26 नियमों की ये बात कर रहा है कि राजनीति और चुनाव में भाग लेने से संबंधित कौन सा नियम है। तो उसके लिए जो नियम है, उसके लिए नियम 5 है। राजनीति और चुनाव में कोई भी रेल कर्मचारी भाग नहीं लेगा, उसके लिए रूल नंबर 5 है। ये जो रूल नंबर 4 है, ये निजी व्यापारियों नौकरी से संबंधित है। और जो नियम 6 है, वो किसी संघ या संगठन में शामिल नहीं होने से है, नियम 6। और नियम 3 सामान्य नियम है, जिसमें 3 आते हैं, 3A, 3B और 3C आते हैं। ये आपके तत्परता और शिष्टाचार से संबंधित है। बी आपके सरकारी नीतियों के अनुपालन से संबंधित है। और सी आपके सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ रेलवे फीमेल एम्प्लॉय से है, 3rd C, जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे राजनीति और चुनाव में भाग नहीं लेने से संबंधित पूछा गया था, तो यहाँ के लिए जो रूल नंबर 5 है, ये आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, जब किसी राजस्व पद रेवेन्यू पोस्ट को सरेंडर किया जाता है, तो उस पद के धन मूल्य मनी वैल्यू में मंडल डिवीजन का न्यूनतम हिस्सा कितना होता है। तो ये 50% होता है, डिवीजन लेवल पे ये 50% होता है। और 50% आपके ऑप्शन बी में दे रखा है, तो बी आंसर आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 51 है, पद के अस्थायी स्थानांतरण के लिए क्या आवश्यक है। यहाँ पे मौद्रिक मूल्य, पद रिक्ति, खाता जांच, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा आपका सेक्शन ऑफ कंपोनेंट अथॉरिटी, यानी सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होती है पद के अस्थायी स्थानांतरण के लिए। ऑप्शन यहाँ पे डी आंसर आपका बनता है, डी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। 52 की बात करेंगे, किसी भी पद के सृजन से पहले निम्नलिखित में से क्या आवश्यक होता है। किसी भी यानी कि बिफोर क्रिएशन ऑफ एनी पोस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड। क्रिएशन यानी निर्माण, यानी किसी भी पद के सृजन, निर्माण, सृजन बोल सकते हैं या निर्माण बोल सकते हैं। यानी जब पद क्रिएट होता है तो उसके लिए क्या क्या आवश्यक है। निर्माण के लिए न्याय संगत कारण, यानी जस्टिफिकेशन ऑफ क्रिएशन, और निर्माण के लिए धन मूल्य, मनी वैल्यू ऑफ फॉर क्रिएशन, ये दोनों आवश्यक होते हैं। और दोनों ही आपके ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन जो सी है उसमें दे रखा है, तो हम यहाँ बड़ी आसानी से सी आंसर ले लेंगे। वित्तीय सुचिता की बात कर रहा है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो ये जो वित्तीय सुचिता है, फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का जो सिद्धांत होता है वो एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी, यानी कि सार्वजनिक धन का योग से संबंधित है ये एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक मनी। तो ऑप्शन जो डी है, सार्वजनिक धन का योग, यहाँ डी आंसर अपना बनता है। भारतीय रेल में SBF योजना से कार्यरत है। देखिए, एक तो आप इंडियन रेलवे की बात करते हैं SBF में, तो SBF इंडियन रेलवे में 1931 में आया था। SBF 1931 में आया था, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है स्टाफ बेनिफिट फंड। और प्रति कर्मचारी कंट्रीब्यूशन की जो राशि सरकार द्वारा निर्धारित की गई है वो 500 रुपए थी पहले, अब इसको वर्तमान में 800 रुपए कर दिया गया है। तो जहां कहीं भी आप ऑप्शन में देखें तो आपको 800 रुपए लगाना है। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, यहाँ पूछा गया है भारतीय रेलवे में SBF योजना कब से कार्यरत है। तो भारतीय रेलवे में ये 1931 में आया था। 1931 आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो यही आपका आंसर यहाँ करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, स्टाफ कल्याण यानी स्टाफ वेलफेयर योजना शीर्ष प्लान हेड के अंतर्गत आता है। कई प्रश्नों में ये आ चुका है, तो आप इसको अच्छी तरह से क्लियर कर ले। स्टाफ जो कल्याण है वो प्लान हेड जो आता है आपके यहाँ पे 11 है, 11 में यह है आपके गलत हो जाएगा। 21 में भी ये आपके गलत हो जाएगा। 15 में भी ये आ जाता है। प्लान हेड की बात कर रहा है, प्लान हेड में ये आपके स्टाफ कल्याण जो आता है, प्लान हेड 51 में आता है। यहाँ पे जो हम आंसर लेंगे वो लेंगे कोई नहीं, वो लेंगे अपन कोई नहीं लेंगे। ऑप्शन जो डी है ये आपका बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे किसी में भी प्लान हेड का जो है आंसर आपके करेक्ट नहीं है। प्लान हेड आपका 51 में आता है। 53 एक इम्पोर्टेंट है जिसमें पैसेंजर अमेनिटीज से संबंधित होता है, और एक 65 होता है जिसमें 65 में आपके HRD और ट्रेनिंग से संबंधित होता है। HRD और ट्रेनिंग से संबंधित होता है। तो ये जो मुख्य हैं
ये प्लान हेड आपके पूछे जा सकते हैं। 52 में आपका स्टाफ क्वार्टर से संबंधित है, तो यहाँ किसी में भी 51 नहीं दे रखा है, तो इसी स्थिति में अपन जो आंसर लेंगे वो डी आंसर लेंगे यहाँ पर। चलिए हम बात करेंगे 56 की बात करेंगे, यार्डस्टिक ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ एट डिवीजन, आरबी नंबर 98 2005। यहाँ पे यार्डस्टिक का पूछा गया है, आरबी नंबर 98 2025 के अनुसार कितना है, तो वो 1000 कर्मचारियों के लिए 54 मंत्रिमंडलीय कर्मचारी हैं। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन जो बनता है आपका 10,000 कर्मचारियों के लिए 94 मंत्रालय कर्मचारी होते हैं, तो ए ऑप्शन अपन यहाँ बड़ी आसानी से ले लेते हैं। फिर उसके बाद हेडक्वार्टर पे पूछा गया है कि हेडक्वार्टर पर कितना है यार्डस्टिक ऑफ मिनिस्ट्रियल स्टाफ, तो यहाँ पे 3000 कर्मचारियों पे 109 है, 3000 कर्मचारियों पे 109 है। फिर हम उसके बाद 58 की बात करेंगे, मंडल में वेलफेयर इंस्पेक्टर का यार्डस्टिक क्या है, यार्डस्टिक पूछा गया है डिवीजन के अंतर्गत, तो डिवीजन में ये आपके 1000 कर्मचारियों पे एक होता है, 1000 कर्मचारियों पे एक होता है यार्डस्टिक। मंडल लेवल पर बात करेंगे हम, मंडल लेवल पर, तो यहाँ 1000 कर्मचारियों पर एक होता है, यानी बी आंसर आपका यहाँ सही है। उसके लिए मुख्यालय में पूछा गया है वेलफेयर इंस्पेक्टर का यार्डस्टिक क्या है, तो मुख्यालय पर ये 200 कर्मचारियों पे एक निरीक्षक होता है, मुख्यालय लेवल पर ये 200 कर्मचारियों पर एक होता है। उसके बाद हम बात करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न आया है 60, HOAR नियमों में पूर्ण रात्रि का अर्थ क्या है। देखिए HOAR नियमों में जो पूर्ण रात्रि मानी गई है वो रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मानी गई है। ये जो 8 घंटे हैं ये पूर्ण रात्रि के माने गए हैं, रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, और इसी का आपका NDA बनता है। NDA का मतलब नाइट ड्यूटी अलाउंस बनता है, जो ये 8 घंटे का माना गया, इसको फुल रात्रि माना गया है, यानी कि फुल पूर्ण रात्रि इसको माना गया है। तो यहाँ बी ऑप्शन ले लेंगे बड़ी आसानी से, 10 PM to 6 AM, यानी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक। और ये प्रश्न इतना इंपॉर्टेंट है, लगभग हर प्रश्न पत्र में देखने को मिलता है, तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए यहाँ प्रश्न पूछा गया है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म के जो बहुत ही आसान प्रश्न है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म के आपके गलत नहीं होते होंगे यदि आप थोड़ा सा भी वेलफेयर की इंस्पेक्टर की तैयारी करते हैं। तो SF7 या जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए है, SF5 या मेजर पेनल्टी के लिए है, और SF2 या डीम्ड सस्पेंशन यानी समझा गया निलंबन और माना गया निलंबन है, और SF11 है जो माइनर पेनल्टी के लिए है। जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए यहाँ पूछा गया था, तो आपका जो ऑप्शन ए है SF7 हो जाएगा, और यही आंसर आपका राइट बनता है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, भारतीय रेलवे में पेंशन कब शुरू की गई थी। भारतीय रेलवे में पेंशन 16/11/1957 यानी कि 16 नवंबर 1957 से शुरू की गई थी, और फैमिली पेंशन जो शुरू की गई है वो 1/1/1964 से शुरू की गई है। फैमिली पेंशन जो आपकी शुरू की गई है वो 1/1/1964 से शुरू की गई है, और जो आपकी भारतीय रेलवे में जो पेंशन शुरुआत की गई है वो 16 नवंबर 1957 से शुरू किया गया है। और एक विडो पास के लिए पूछा जाता है, विडो पास कब से शुरू किया गया है, तो विडो पास 12 मार्च 1987 से शुरू किया गया है, 12 मार्च 1987 से शुरू किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण 3 थे, तीनों मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ ऑप्शन का हम अध्ययन करेंगे, तो ऑप्शन में 1957 तो दे रखा है, लेकिन 16 तारीख नहीं दे रखी है, 11वां महीना भी दे रखा है ऑप्शन में, लेकिन ये 16 तारीख देना था, तो 16 तारीख यहाँ किसी भी में नहीं है, इसलिए चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। राइट आंसर आपका 16 नवंबर 1957 बनेगा, यानी 16/11/1957 आपका राइट आंसर बनेगा। यहाँ चारों ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 63 की बात करेंगे, किस आयु तक अविवाहित और बेरोजगार पुत्र पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पारिवारिक पेंशन की बात कर रहा है। पारिवारिक पेंशन आपके शुरू की गई थी 1 जनवरी 1964 से, यानी कि 1/1/1964 से पारिवारिक पेंशन शुरू की गई थी। इसमें जो बेरोजगार अविवाहित और बेरोजगार पुत्र पारिवारिक पेंशन के लिए पात्र होता है। यदि पुत्र अविवाहित है और बेरोजगार है तो वो पारिवारिक पेंशन के लिए 25 वर्ष तक उसको लिया जाता है, 25 वर्ष तक वो पात्र है। तो आपका जो ए ऑप्शन है यहाँ पे राइट बनता है। देखिए लोको पायलट का यहाँ मेडिकल कैटेगरी पूछा गया है। लोको पायलट की हम बात करेंगे, लोको पायलट का मेडिकल कैटेगरी A1 होता है, लोको पायलट का यहाँ A1 होता है, लोको पायलट का A1 होता है आप सभी, और ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। वेलफेयर इंस्पेक्टर का C1 होता है, वेलफेयर इंस्पेक्टर का C1 होता है, और लोको पायलट का A1 होता है, और A1 यहाँ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो अपन डी आंसर ले लेंगे, लोको पायलट का A1 होता है। और ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और हर पेपर में ये देखने को मिलता है, तो इसलिए इसकी ट्रिक है। इसका ट्रिक ऐसे करते हैं, ये 80 से 85 के बीच में जो रहता है वो आपका 20% रहता है,
और 85 से 90 के बीच में ये 30% रहता है, 30% रहता है। और 90 से ये 95 के बीच 40% रहता है, 40% रहता है। और आगे बात करें तो ये 95 से 100 के बीच ये 50% हो जाता है। और 100 से अबव ये 100% हो जाता है, 100 से अबव, 100 से अबव ये 100% हो जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 90 से 95 के बीच पूछा गया है, तो 90 से 95 के बीच ये 40% हो जाएगा। और 40% आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो 40% ए में दे रखा है, तो ए आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बात करेंगे अगले वाले प्रश्न की। इनवैलिड पेंशन के लिए जो प्रश्न है अगला वाला, उसमें इनवैलिड पेंशन के लिए पूछा गया है के लिए न्यूनतम पात्र सेवा कितनी आवश्यक होती है। तो यहाँ पे एसएक्स पेंशन के लिए हमने इसकी एक ट्रिक बना रखी है, वो मैंने इस वीडियो में पहले कर चुका हूँ। इसके लिए अपन 2 साल, 5 साल, और इस ट्रिक में से एक ना एक पर्सन जरूर होता है पेपर में, 15 और 20, ये ट्रिक अपन ने बना रखी है। इनवैलिड यहाँ 2 साल की बात करें तो 2 साल की ट्रेनिंग पीरियड को काट कर रेलवे में आपके पूरे हो जाते हैं, तो आप स्थायी मान लिए जाते हैं, परमानेंट सर्वेंट मान लिए जाते हैं। 5 ईयर्स पे क्या होता है कि जो गैर राजपत्रित कर्मचारी हैं, गैर राजपत्रित कर्मचारियों को 5 साल तक एक पास मिलता है। जैसे उनकी 5 साल की सेवा पूरी हो जाती है, 5 साल के बाद उनको तीनों पास रेलवे में मिलना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद जो 10 वर्ष का है, इसके लिए पेंशन है, यानी आप रेलवे में 10 साल पूरा कर लेते हैं तो आप पेंशन का हकदार हो जाते हैं। और 15 वर्ष पे क्या है, 15 वर्ष पे आपकी पेंशन रिस्टोर हो जाती है। और 20 पे क्या है, 20 पे आप वीआरएस ले सकते हैं, 20 पे आप वीआरएस ले सकते हैं। और अगर आपने वीआरएस ले लिया तो फिर मानार्थ पास के भी आप हकदार हो जाते हैं, मानार्थ पास के भी आप हकदार हो जाते हैं, 20 साल की एज पर मानार्थ पास के हकदार हो जाते हैं। तो इस ट्रिक में से 1% या 2% पेपर में जरूर देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे इनवैलिड पेंशन के लिए अपन आप ऑप्शन ए ले सकते हैं। ऐसा इनवैलिड पेंशन के लिए न्यूनतम पात्र सेवा कितनी आवश्यकता है, तो 10 साल की यहाँ बाध्यता है। तो ऑप्शन ए बड़ी आसानी से आप यहाँ ले सकते हैं। देखिए आगे वाला भी बहुत अच्छा है। पेंशन का अधिकतम यानी कम्यूटेशन पूछा है। तो पेंशन का जो दो मैंने आपको बताए थे, एक तो पेंशन का कम्यूटेशन का 40% आप रट्टा मार लीजिए, दूसरा आप रनिंग अलाउंस का मार लीजिए। रनिंग अलाउंस के लिए ये 55% है और पेंशन कम्यूटेशन के लिए ये 40% है। तो इन दोनों प्रश्नों का आप रट्टा मार लीजिए, 55% और 40%, ये दोनों में से एक पेपर में अक्सर देखने को मिलते हैं। तो आप बड़ी आसानी से यहाँ 40% ले सकते हैं। इसका ट्रिक है जो यही है, दोनों प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद 68 की बात करेंगे। डर का मतलब यहाँ डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 है और इसमें टोटल नियम 31 है। और ये जो 31 नियम है ये 7 भागों में बटे हुए हैं। कितने भागों में बटे हुए हैं, 7 भागों में बटे हुए हैं। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968, 1 अक्टूबर 1968 से ये प्रभावी हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे जो पूछा जा रहा है वो आपसे पूछा जा रहा है कि डर के किस नियम के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास अपील की जा सकती है। तो टोटल नियम इसमें 31 है। जो नियम 3 है इसमें, नियम 3 है वो विस्तार क्षेत्र से संबंधित है। नियम जो 3 है वो विस्तार क्षेत्र से संबंधित है। और जो आपका नियम 29 है वो रीअपील एंड सेविंग से संबंधित है। और नियम 35 इसमें होता नहीं है क्योंकि टोटल नियम 31 ही है, तो नियम 35 का तो कोई मतलब ही नहीं रहता। तो अपन यहाँ जो आपका आंसर बनता है कि राष्ट्रपति के पास अपील की जा सकती है, तो राष्ट्रपति के पास जो अपील की जाती है वो नियम 31 में की जाती है, नियम 31 में की जाती है। ऑप्शन यहाँ आपका ए बनता है। उसके बाद हम 69 की बात करेंगे। 69 भी अच्छा प्रश्न है और डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968 से लिया गया है। टोटल डर में 31 नियम है और ये 7 भागों में बटे हुए हैं। 1 अक्टूबर 1968 से डिसिप्लिन एंड अपील रूल आपके प्रभावी हैं। यहाँ पे डर के किस नियम में पुनरीक्षण रिव्यू का प्रावधान दिया गया है। देखिए टोटल 31 नियम है, टोटल इसमें 31 नियम है, उसमें से पूछा गया है कि किस नियम में रिव्यू का प्रावधान दिया गया है। तो जो रिव्यू का प्रावधान दिया गया है वो आपके 25A में दिया गया है। रिव्यू का जो प्रावधान दिया गया है वो नियम 25A में दिया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ आपका राइट बनता है। क्यों लेंगे 25A,
यहाँ आप ऑप्शन बड़ी आसानी से छाट सकते हैं। देखिए कैसे छाटेंगे, क्योंकि नियम जो 13 है वो सामूहिक जांच प्रक्रिया का है, यानी कॉमन प्रोसीडिंग का है नियम 13। 12 यहाँ आदेशों की सूचना देने से है, और नियम जो 11 है वो माइनर पेनल्टीज लागू किए जाने की कार्यविधि है। जो नियम 11 है उसमें माइनर पेनल्टीज को लागू करने की कार्यविधि है। तो जब अपन ये तीनों का अपन को ध्यान है तो अपन वैसे भी चुन सकते हैं कि रिव्यू का जो प्रावधान दिया गया है वो 25A में दिया गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। यहाँ पे जरूरी नहीं कि टोटल 31 नियम अपने को याद हो, हम थोड़े बहुत नियम यदि अपने ध्यान में रहते हैं तो ऑप्शन के अनुसार भी अपन छाड़ सकते हैं, और जो तैयारी करते हैं वो इस तरह की कार्रवाई कर लेते हैं तो उनके लिए पेपर सोल्व करना आसान हो जाता है। 70 की बात करेंगे, डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। टोटल इसमें 31 नियम है और 7 भागों में बटे हुए हैं कि किस नियम में जब एक से अधिक कर्मचारी सम्मिलित हों तो सामूहिक कार्रवाई कॉमन प्रोसीडिंग का प्रावधान किया गया है। देखिए मैंने ऊपर के पर्सन में इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, 13 में किया जाता है इसका, तो हम बड़ी आसानी से यहाँ 13 ले लेंगे। ऑप्शन जो बी है वो अपन ले लेंगे। और नियम 15 की बात करेंगे तो नियम 15 में जो है वो रेलवे से अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जो कार्यरत रेल कर्मचारियों के लिए प्रावधान है। जो प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारी हैं अन्य विभागों में उनके लिए, रेल कर्मियों के लिए प्रावधान है 15 में। और 10 में क्या है, 10 में जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई होती है। 10 में क्या होता है, जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई होती है। और नियम 8 में क्या है, नियम 8 में क्या होता है कि अनुशासनिक कार्रवाई प्रक्रिया प्रारंभ करने के प्राधिकारी होते हैं, यानी कि अनुशासनिक कार्रवाई प्रक्रिया प्रारंभ करने के प्राधिकारियों से ये नियम 8 संबंधित है। तो यहाँ 13 ले लेंगे हम बड़ी आसानी। कॉमन प्रोसीडिंग का जो है वो नियम 13 है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, तो बी आंसर अपन ले लेंगे। पेनल्टीज का भी इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है, पेनल्टीज के लिए नियम 6 है। तो चलिए, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे, सुपरहिट प्रश्न है और यह आपके सभी एलडीसी परीक्षाओं में पूछा जाता है, और आप जो आरआरबी आरआरसी की एग्जाम देते हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये ऑलराउंडर प्रश्न है, ये सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है रेलवे की जितने भी, यानी कि कॉमन प्रश्न है, कहने का मतलब ये सामान्य प्रश्न है जो कि आपके आरआरबी आरआरसी एलडीसी जीडीसी सब में पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जॉन मथाई होगा। जॉन मथाई साहब आपके ऑप्शन डी में बैठे हुए हैं, तो यहाँ इनको ढूंढ लेंगे और डी ऑप्शन अपन यहाँ बड़ी आसानी से चुन लेंगे। न्यूनतम वेतन अधिनियम 1949, देखिए न्यूनतम वेतन अधिनियम था वो आपके 1948 में बना था, वो आपके 1948 में बना था। तो ये 49 तो गलत हो जाएगा, 49 तो गलत हो जाएगा। अब इसमें पूछ रहा है कि कितनी अनुसूचियां हैं, इसमें अनुसूचियां कितनी हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा अनुसूचियां नहीं है। जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 है, न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 है, उसमें सिर्फ एक ही अनुसूची है। उसमें सिर्फ जो अनुसूचियों की संख्या है वो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नहीं है, ओनली एक ही अनुसूची है। और ये जो एक अनुसूची है वो आपके ऑप्शन ए में दे रखा है, तो हम बड़ी आसानी से ऑप्शन ए ले लेंगे। 73 की यहाँ बात करेंगे, वेतन के भुगतान के लिए अधिकतम वेतन अवधि कितनी होती है। देखिए अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो वेतन के भुगतान के लिए जो अधिकतम वेतन अवधि मानी गई है वो 1 महीना मानी गई है, और आपको जो सैलरी मिलती है वो भी 1 महीने से मिलती है, वो भी 1 महीने से मिलती है। तो अधिकतम वेतन अवधि 1 मंथ माना गया है, यानी 1 महीने के बाद कर्मचारी को या वर्कर को, लेबर को तनख्वाह दे देनी चाहिए। तो अपने को अक्सर अपने को 1 महीने बाद तनख्वाह मिल जाती है। यहाँ पे जो 1 वीक है, ये भी कई जगह जैसे 1 वीक 15 दिन ये भी माने गए हैं, लेकिन यहाँ अधिकतम का पूछा गया तो अधिकतम 1 मंथ माने, यानी 1 मंथ के बाद लेबर को, जो भी कर्मचारी हैं काम करते हैं, उनको 1 महीने में तनख्वाह मिल जानी चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ले लेंगे, सीधा सीधा प्रश्न था ये, ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। 74 है, भुगतान अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत इनमें से कौन सी कटौती अधिकृत अनुमोदित नहीं है। भुगतान अधिनियम की धारा 7 यानी जुर्माने के लिए कटौती, आयकर के भुगतान के लिए कटौती, यूनिफॉर्म, ये तो यहाँ पे राइट है, आयकर के भुगतान के लिए कटौती ये भी होती है, और ड्यूटी से अनुपस्थित आप रहते हैं तो ये भी होती है। यूनिफॉर्म और संपत्ति के भुगतान के लिए कटौती, यही यहाँ आपका गलत हो जाएगा, तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। 75 की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा PWA, पेमेंट वेजेज एक्ट 1936, देखिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, न्यूनतम मिनिमम वेजेज एक्ट, ये था आपके 1948, और वेतन भुगतान अधिनियम है आपके 1936, और ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 28 मार्च
28 मार्च 1937 को लागू हुआ था। 28 मार्च 1937 को लागू हुआ था वेतन भुगतान अधिनियम 1936। यहाँ वेतन की परिभाषा में शामिल नहीं है, यानी कि वेतन में कौन सा नहीं आता है। तो वेतन में हम यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पे आपका मूल वेतन जो बेसिक है वो तो वेतन के अंतर्गत सम्मिलित होता है। महंगाई भत्ता डीए जो होता है वो भी आपकी पे स्लिप में होता है, और इंसेंटिव होता है वो भी आपकी पे स्लिप में होता है। आप अपनी खुद की पे स्लिप चेक कर लीजिएगा, उसमें बेसिक भी होता है, डीए भी होता है, इंसेंटिव भी होता है, लेकिन ग्रेजुएटी नहीं होता है। तो ग्रेजुएटी नहीं होता है तो यही आपका आंसर यहाँ पे बड़ी आसानी से बन जाता है, यानी कि ये ग्रेजुएटी है जो वेतन की श्रेणी में नहीं आता है, आपका बेसिक, डीए और इंसेंटिव वेतन की श्रेणी में आता है। तो यहाँ तीनों आपके सही हो जाएंगे, एबीसी। ग्रेजुएटी यहाँ गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि यहाँ नहीं है पूछा गया है। प्रश्नों में ध्यान रखें हैं और नहीं है, इस चीज का विशेष आपको ध्यान रखना है पेपर सोल्व करते हुए। 76 की बात करेंगे, पेमेंट वेजेज एक्ट 1936, और ये लागू हुआ था आपके 28 मार्च 1937 से ये लागू हुआ था। के अंतर्गत कटौतियों की अधिकतम सीमा सामान्यतः कितने प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपन बात करें तो ये सामान्यतः 50% सहकारी समितियों का ले सकते हैं अपन इसमें, और 75% यानी 50 से। तो ये जो ऑप्शन जो बनता है सी बनता है आपका इसमें। यहाँ सामान्यतः 50% सहकारी समितियों को देई और भुगतान के मामले में 75%। तो यहाँ सी आंसर आपका यहाँ बनता है, यानी 50 से 75 तक यहाँ काटे जा सकते हैं। 75% से यहाँ अधिकतम है, अधिकतम सीमा है जो 75% है। शुरुआत तो यहाँ 50 की होती है, 50% यहाँ जो भी आप जो लेते हैं उसमें जो 50% है वो मिनिमम है और अधिकतम है जो 75 है। तो यही जो सी आंसर आपका बनता है यही बनता है यहाँ पे। 77 की बात करेंगे, पेमेंट वेजेज एक्ट 1936 की बात है, पेमेंट वेज 1936 की बात है, और ये लागू हुआ था 28 मार्च 1937 से ये लागू हुआ था। नियोक्ता द्वारा कर्मचारी पर लगाए गए कुल जुर्माने की राशि पीडब्ल्यूए से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 3% है इसका, जुर्माने की राशि 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए। 3% आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी आंसर अपन बड़ी आसानी से यहाँ ले सकते हैं। देखिए यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 78 है कि वेतन भुगतान अधिनियम 1936 कब से लागू हुआ है। तो ये 28 मार्च 1937 से लागू हुआ है। ये 28 मार्च 1937 से लागू हुआ है पीडब्ल्यूए, जिसको अपन पीडब्ल्यूए 1936 इसको बोल सकते हैं, पेमेंट वेजेज एक्ट बोल सकते हैं, यानी कि वेतन भुगतान अधिनियम 1936। अब इसमें हम ऑप्शनों में देखें तो अपने को 1937 तो यहाँ मिल जाएगा, लेकिन 28 मार्च नहीं मिलेगा। 28 मार्च इसमें किसी में भी नहीं है, सब में अप्रैल है, इसमें भी अप्रैल है, इसमें भी अप्रैल है, इसमें भी अप्रैल है, इसमें सितंबर आ गया। तो इसका जो राइट आंसर है वो 28 मार्च 1937 है। अब यहाँ किसी में भी 28 मार्च 1937 नहीं है, इसलिए ये जो चारों ऑप्शन है, ये चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं पेपर में, ये चारों ऑप्शन आपके यहाँ गलत हो जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है 28 मार्च 1937 यहाँ पे बनेगा। एक प्रश्न और आया था साथियों पिछले पेपर में कि न्यूनतम वेतन कौन निर्धारित करता है। पिछले पेपर जो मैंने अपलोड किया है उसमें ये आया था कि न्यूनतम वेतन कौन निर्धारित करता है। तो मैंने उसका आंसर दिया था, उसमें ऑप्शन में था नहीं, तो मैंने उसका जो आंसर लिया था, चारों ऑप्शन में से जो चूज किया था वो लिया था राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें, तो वो गलत हो जाएगा। न्यूनतम वेतन जो निर्धारित करता है वो श्रम मंत्रालय करता है। वो न्यूनतम वेतन जो निर्धारित करता है वो श्रम मंत्रालय करता है। मैंने चारों ऑप्शन वहां पढ़े थे, चारों में ये श्रम मंत्रालय नहीं दिया था, तो मैंने ऑप्शन के अनुसार वहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ले लिया था, जो कि गलत है। इसका राइट आंसर श्रम मंत्रालय है। यहाँ पे ये डेट चारों ऑप्शन में नहीं थी, इसलिए चारों ऑप्शन यहाँ गलत है। राइट जो इसका आंसर बनेगा 28 मार्च 1937 बनेगा। चलिए 79 की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे WCA की बात की गई है, यानी WCA की बात की गई है, वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट। इसकी WCA की जो फुल फॉर्म होती है वो WCA की फुल फॉर्म होती है वर्क्समैन कंपनसेशन एक्ट होता है, और ये था आपके 1923 में बना था। WCA 23 में बना था, और फिर इसको जो लागू हुआ था, इम्प्लीमेंट हुआ था, जो प्रभावी हुआ था, ये 1 जुलाई 1924 से प्रभावी हुआ था। 1 जुलाई 1924 से ये प्रभावी हुआ था।
अब इसको 2009 में क्या कर दिया गया, 2009 में इसको क्या कर दिया गया, इसको ईसीए बना दिया गया, WCA से ईसीए। यहाँ ईसीए का मतलब क्या हुआ, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट हो गया, और ये 2009 में कर दिया गया, इसको अमेंडेड कर दिया गया, संशोधित कर दिया गया 2009 में, और इसको WCA से ईसीए बना दिया। ईसीए का मतलब यहाँ एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट बना दिया गया। तो यहाँ पे 2009 आपके यहाँ ऑप्शन सी में दे रखा है, तो सी आंसर आपका यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। 80 की बात करेंगे, देखिए यहाँ ईसीए लिखा हुआ आ गया, लेकिन 1923 आया है। 1923 में ये WCA था, 1923 में क्या था, ये WCA था, WCA 1923, और जो ये प्रभावी हुआ था 1 जुलाई 1924 से ये प्रभावी हुआ था। ये ईसीए कब बना, ईसीए बना ये 2009 में बना, ईसीए कब बना, ये 2009 में बना। ऊपर के प्रश्न में मैंने इसको बता दिया है। तो यहाँ पे इसमें जो सूचियां हैं उसकी बात कर रहा है, तो इसमें जो सूची है ईसीए में टोटल 4 शेड्यूल हैं, इसमें 4 अनुसूची दी गई हैं, उनमें 4 अनुसूची दी गई हैं टोटल। उन 4 अनुसूचियों में से पूछ रहा है कि इसमें कौन सी अनुसूची में स्थायी आंशिक असक्ता यानी परमानेंट पार्शियल डिसेबलमेंट यानी और स्थायी पूर्ण असक्ता यानी परमानेंट डिसेबलेंट माने जाने वाली चोटों की सूची दी गई है। तो अनुसूची 1 में दी गई है, ये जो प्रश्न पूछ रहा है वो अनुसूची 1 में दी गई है, और जो अनुसूची 1 है उसके भी 2 पार्ट है, उसके भी 2 पार्ट हैं, ये ध्यान रखें। अब यहाँ 4 में क्या दिया है, 4 में मृत्यु या स्थायी असक्ता, मृत्यु यानी कि डेथ एंड परमानेंट यानी परमानेंट असक्ता है। और 3 में क्या है, 3 में ऑक्यूपेशनल डिसीज है, 3 में क्या है, 3 में ऑक्यूपेशनल डिसीज है यानी कि व्यावसायिक रोग, ऑक्यूपेशनल डिसीज अनुसूची 3 में आते हैं। अनुसूची 2 में क्या है, अनुसूची में श्रमिक की परिभाषा दी गई है, यानी कि श्रमिक की परिभाषा में आने वाले कर्मचारी, श्रमिक की परिभाषा में आने वाले कर्मचारी अनुसूची 2 में है। अक्सर 3 का ज्यादा पूछा जाता है, अनुसूची 3 है जो ऑक्यूपेशनल डिसीज से संबंधित है। यहाँ पे पूछ लिया क्या गया है, यहाँ पे स्थायी आंशिक असक्ता और स्थायी पूर्ण असक्ता पूछा गया है, तो ये आपके अनुसूची 1 में आता है और इसके पार्ट 2 है। तो यहाँ आंसर अपन बी ले सकते हैं, यहाँ जो आंसर लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ अपन बी ले सकते हैं। 81 है, निम्न में से कौन सी स्थिति पूर्ण असक्ता यानी टोटल डिसेबलेंट की परिभाषा के अंतर्गत आता है, पूर्ण ऐसे यानी टोटल डिसेबलमेंट। तो इसमें टोटल डिसेबलमेंट में अपन देख सकते हैं कौन कौन से दे रखे हैं, हाथ और पैर का दे रखा है, पूर्ण बधिरता का दे रहा है, बहुत गंभीर चेहरे की विकृति दे रखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हाथ और पैर का नुकसान, लॉस ऑफ योर हैंड एंड फुट, हाथ और पैर का नुकसान टोटल डिसेबलमेंट में नहीं आता है। एब्सोल्यूट डिफनेस, पूर्ण बधिरता, ये भी टोटल में नहीं आता है। बहुत गंभीर चेहरे की विकृति, ये भी टोटल में नहीं आता है, यानी कि नहीं पूछा है, सॉरी माफ करना साथियों, नहीं पूछा है। हाथ और पैर का नुकसान हो जाना ये टोटल डिसेबिलिट में आता है, ये आता है। अगर पूर्ण बधिरता हो गई तो ये भी टोटल डिसेबलमेंट में आता है, और बहुत गंभीर चेहरे की विकृति हो गई तो ये भी आता है। ये जो तीनों ऑप्शन है, ऑप्शन ए और बी और सी, ये तीनों टोटल डिसेबलमेंट में आते हैं। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, नॉन ऑफ द उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन तीनों यहाँ सही है, ऑप्शन जो ए बी सी दिए गए हैं तीनों सही हैं। तो यहाँ अपन डी आंसर ले लेंगे, क्यों ले लेंगे, क्योंकि यहाँ ऐसा कोई भी नहीं है जो नहीं आता हो, इसमें नहीं पूछा गया है, ये ध्यान रखें। तो इसलिए अपन ऑप्शन यहाँ डी चूज करेंगे। ऑप्शन कौन सा चूज करेंगे, डी करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि तीनों सही हैं, तीनों सही है, टोटल डिसेबलमेंट में आते हैं। ईसीए की बात करेंगे, ईसीए लागू हुआ था 2009 में लागू हुआ था, पहले क्या था, ये WCA था। WCA कब आया, 1923 में बना, और 1 जुलाई 1924 से ये लागू हुआ। देखिए यहाँ ऑक्यूपेशनल डिसीज का पूछ लिया गया है, तो मैंने अभी ऊपर क्लियर किया था कि ऑक्यूपेशनल डिसीज में अनुसूची 3 में आते हैं, तो अनुसूची 3 आपका यहाँ ऑक्यूपेशनल डिसीज के लिए राइट आंसर आ जाएगा। अनुसूची 1 में क्या आता है, अनुसूची में 1 में अपन बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार की चोटें आती हैं जो असक्ता से संबंधित होती हैं। अनुसूची 4 में क्या आता है, अनुसूची 4 में मृत्यु या स्थायी असक्ता आती है, और अनुसूची 2 में श्रमिक की परिभाषा में आने वाले कर्मचारी होते हैं। यहाँ ऑक्यूपेशनल डिसीज का पूछा था, तो टोटल 4 होती हैं ईसीए में, जो अनुसूचियां होती हैं टोटल 4 होती हैं, उनमें से ऑक्यूपेशनल डिसीज आपके ऑक्यूपेशनल डिसीज अनुसूची शेड्यूल 3 में आता है, तो 3 यहाँ ऑप्शन ए है, और ए ले लेंगे अपन यहाँ पे आंसर।
83 की बात करेंगे। 83 एक अच्छा प्रश्न है। 83 में बात कर रहा है चोट के कारण उत्पन्न स्थायी पूर्ण अशक्तता परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी के लिए मुआवजे की राशि क्या होती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें मासिक वेतन का 60% प्रासंगिक कारक से गुणा या 1,40,000 इसमें आप ले सकते हैं। तो 1,40,000 आपके ऑप्शन डी में दिया हुआ है और 60% भी दिया हुआ है, तो ये डी आंसर अपन यहाँ चुन सकते हैं। 84 की बात करेंगे, नियोक्ता 1 महीने के भीतर शक्ति पूर्ति का भुगतान नहीं करता है तो उसे कितनी ब्याज दर का भुगतान करना होगा। बहुत ही अच्छा है, उसके लिए 1 महीने का टाइम है। अगर यहाँ पे 1 महीने में आपको क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं मिलता है और 1 महीने से लेट होता है तो उसके लिए इसको जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 12% है। सिंपल इंटरेस्ट है 12% है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12% सिंपल इंटरेस्ट। तो डी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। 85 की बात करेंगे, मर्द कर्मचारी के आश्रित को दिए जाने वाले अग्रिम की अधिकतम राशि कितनी होती है। यह भी अच्छा प्रश्न है। इसमें 3 महीने का वेतन और कुल मुआवजे से अधिक नहीं होना चाहिए। अग्रिम की अधिकतम जो राशि है वो 3 महीने का वेतन और कुल मुआवजे से अधिक नहीं। ऑप्शन जो सी है वो यहाँ चूज करेंगे। 86 की बात करेंगे, मुआवजे के लिए आयुक्त के सामने किसी भी दावा को दुर्घटना की घटना के कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। तो उसके लिए 2 वर्ष का समय यहाँ दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट बनता है। 87 की बात करेंगे, कर्मचारी शक्ति पूर्ति अधिनियम ईसीए। देखिए ईसीए 2009 में बना था। ईसीए कब बना था? 2009 में बना था। और ये जो 1923 है उस समय ये डब्ल्यूसीए था, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। 2009 में संशोधित हुआ और एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट बना। ये कौन सी धारा घातक दुर्घटनाओं से संबंधित है? तो जो घातक दुर्घटनाएं हैं वो 10A में आती हैं और 10A ऑप्शन ए में दे रखा है। 88 है, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल में प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या क्या होनी चाहिए। तो ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल में अधिकतम प्रतिनिधियों की संख्या टोटल 12 होती है। ऑप्शन बी आप यहाँ ले सकते हैं। 89 है, भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था। तो ये मद्रास श्रमिक यूनियन था, यानी चेन्नई श्रमिक, जो आपका आजकल चेन्नई बोला जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ अपन ले सकते हैं 89 में। उसके बाद 90 है, भारत में औद्योगिक संबंधों की त्रिपक्षीय संस्थाएं किस आयोग की सिफारिशों पर प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग था, उसके आधार पे है। तो ये नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन, ऑप्शन सी आप यहाँ ले सकते हैं। रेलवे पेंशनरों के सुझाव शिकायत के लिए ऑनलाइन मंच कौन सा है। HRMS, आईपास, CP ग्राम्स, अर्पण। तो यहाँ अर्पण लेंगे हम आंसर, ऑप्शन डी लेंगे। और आप इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। पूर्व वीडियो में मैंने इनको खूब इनकी फुल फॉर्म बताई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 92 है, निम्नलिखित में से सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। सेवानिवृत्त ग्रेजुएटी के बारे में नहीं, रिटायरमेंट ग्रेजुएटी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। एक इसमें गलत है और वही आपका आंसर है। यहाँ पे अपन बात करेंगे, इसे प्रत्येक पूरे सेवार्थ वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन के बराबर भुगतान किया जाता है। तो ये सही है। यदि सेवा 15 वर्षों से अधिक है तो ये 15 महीने के वेतन से अधिक नहीं होगा, ये भी सही है। और यदि सेवा 15 वर्षों से कम है तो ये 6 महीने के वेतन से अधिक नहीं होगा, ये भी सही है। समूह ए के अधिकारियों को ग्रेजुएटी का भुगतान नहीं किया जाता, ये आपके यहाँ गलत हो जाएगा क्योंकि समूह ए के अधिकारियों को ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ डी आंसर अपन बड़ी आसानी से ले लेंगे। उसके बाद 93 की बात करेंगे, नियुक्ति प्राधिकारी, अपॉइंटमेंट ऑथोरिटी किसी कर्मचारी को सेवा से पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त कर सकता है। तो इसके लिए 30 वर्ष है, इसके लिए 30 वर्ष है। यदि आपकी 30 साल की सर्विस हो जाती है तो जो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी होता है वो आपको सेवानिवृत्त कर सकता है, यानी जबरदस्ती रिटायरमेंट दिला सकता है 30 वर्ष की सेवा होने के बाद। 93 में भी ले लेंगे। 94 की बात करेंगे, सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को स्वीकृत पेंशन को रोकने या वापस लेने की सक्षम प्राधिकारी कौन है। देखिए सेवानिवृत्त जो रेलवे कर्मचारी होते हैं और उनकी जो स्वीकृत पेंशन को रोकने या वापस लेने के लिए, इसके लिए सीधे इसका जो अधिकार है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, यानी भारत के राष्ट्रपति के पास है। ये भारत के जो राष्ट्रपति जी हैं, ये आपके सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी हैं, उनकी स्वीकृत पेंशन को रोकने या वापस लेने की जो सक्षम जो इसके प्राधिकारी हैं वो भारत के राष्ट्रपति हैं। यहाँ अधिकारियों के पास इस प्रकार की पावर नहीं है, तो ये डी आंसर अपन ले लेंगे। 95 है, किस प्रकार की पेंशन के लिए सक्षम चिकित्सीय बोर्ड मेडिकल बोर्ड की मेडिकल रिपोर्ट आवश्यक होती है। अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे सेवानिवृत्त पेंशन, स्वेच्छा, अस्वीकृत, इनवैलिड, वॉलंटरी, सुपरिएनुएशन पेंशन और कंपलसरी पेंशन। कंपलसरी पेंशन के लिए आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता है। इसके लिए मेडिकल बोर्ड की जरूरत पड़ती है, इसके लिए अनिवार्य पेंशन के लिए आवश्यक होता है मेडिकल बोर्ड। तो यहाँ डी आंसर अपन
ले लेंगे। 96 की बात करेंगे, ग्रुप ए अधिकारी सेवानिवृत्ति के बाद कितने समय के भीतर कोई वाणिज्यिक रोजगार कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता? कम से कम उसका समय है 1 साल, और 1 साल आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, तो सी आंसर अपन यहाँ ले लेंगे। 97 की बात करेंगे। 97 बोल रहा है यदि कोई कर्मचारी प्रारंभ में रेलवे पीसीयू में प्रतिनियुक्त डेपुटेशन पर था और बाद में उसी संगठन में स्थायी रूप से अवशोषित अब्सॉर्ब हो गया, तो वो किसके लिए पात्र है? तो वो रिटायरिंग पेंशन के लिए पात्र है। ऑप्शन सी ले लेंगे अपन यहाँ पर। 98 की बात करेंगे, डर का प्रश्न आ गया। डिसिप्लिन एंड अपील रूल 1 अक्टूबर 1968। टोटल इसमें 31 नियम है और ये 7 भागों में बटे हुए हैं। फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, डिसिप्लिनरी एंड अपील रूल्स 1 अक्टूबर 1968 के मामले में अनिवार्य सेवानिवृत्ति कंपल्सरी रिटायरमेंट की पेंशन स्वीकृत करने की सक्षम प्राधिकारी कौन है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इसमें जो राइट आंसर बनता है वो आपका बनता है सीआर पर दंड लगाने वाले अधिकारी, यानी अथॉरिटी हु इम्पोज पेनल्टी ऑफ सीआर। ऑप्शन डी अपन यहाँ पे लेंगे। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, पीसीपी और पीएफए, ये तीनों गलत हो जाएंगे। सक्षम प्राधिकारी इसमें आपके सीआर पर दंड लगाने वाले अधिकारी होते हैं, तो ऑप्शन डी आपको यहाँ ले लेंगे। 99 है, कम्यूट की गई पेंशन का हिस्सा कितने समय बाद पुनः बहाल हो जाता है? देखिए जो मैं ट्रिक बता रहता हूँ और मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल और 20 साल, मैंने इसको इसी वीडियो में एक पर्सन में पूर्व पर्सन में सोल्व किया है, तो मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, इसको मैंने सोल्व कर रखा है इसी वीडियो में। ये ट्रिक हमारी जिसमें से 1-2 पर्सन जरूर आते हैं, तो इस पेपर में भी ये दूसरा पर्सन है इस ट्रिक से। यहाँ पेंशन रिस्टोर का पूछा गया है, पेंशन रिस्टोर का पूछा गया है, तो उसके लिए 15 साल आते हैं, तो 15 साल आपके ऑप्शन सी में दे रखा है, तो ये यहाँ करेक्ट हो जाएगा। देखिए 5 वर्ष पे क्या होता है, 5 वर्ष पे रेलवे कर्मचारी के तीनों पास, रेलवे कर्मचारी की, मैं अधिकारी नहीं बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखिएगा। 5 साल में क्या होता है, एंड रेलवे कर्मचारी के तीनों 5 साल की सर्विस के बाद तीनों पास चालू हो जाते हैं। 10 साल पे वो पेंशन का हकदार हो जाता है, 15 साल पे पेंशन रिस्टोर हो जाती है, और 20 वर्ष पे वो वीआरएस ले सकता है या वॉलंटरी रिटायरमेंट ले सकता है, यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति। और 20 साल पे जैसे ही वो वीआरएस लेगा तो वो मानार्थ पास का भी हकदार हो जाएगा। तो मानार्थ पास के लिए कम से कम कितनी रेल सेवा चाहिए? 20 साल चाहिए। 20 साल पे वो जो वीआरएस लेगा तो मानार्थ पास का भी हकदार हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और छूट रहा है 2 साल। तो 2 साल में क्या होता है, ट्रेनिंग पीरियड को काट के यदि 1.5 साल आपने रेलवे में पूरे कर लिए तो आप परमानेंट मान लिए जाते हैं, स्थायी कर्मचारी मान लिए जाते हैं। ये हमारी ट्रिक है और ट्रिक से दूसरा प्रश्न है। तो हर पेपर में इस ट्रिक से 2 से 6 तक प्रश्न देखे गए हैं। हम बात करेंगे 100 की। अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कंपल्सरी रिटायर्ड कर्मचारी को पेंशन और ग्रेजुटी न्यूनतम कितने प्रतिशत की दर से स्वीकृत की जानी चाहिए? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। इसमें 2/3 होता है, 2/3 होता है, लगभग 66% लगभग, तो 2/3 होता है और ये अक्सर पूछा जाता है, तो सी आंसर अपन यहाँ बड़ी आसानी से ले लेंगे। देखिए अब राजभाषा के 10% है, फटाफट हम देख लेते हैं। 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके कौन सी भाषाओं को जोड़ा गया था? तो इसके लिए हमने ट्रिक बना रखी है बोर्ड मास। गणित में एक चैप्टर होता है बोर्ड मास, वो आप समझते होंगे, गणित आपने पढ़ी होगी, बोर्ड मास। तो यहाँ बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली, तो आप बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली ऑप्शन ए में बैठे हैं, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के तहत ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, और 1992 में जो जोड़ी गई थी, 1992 में अपन देख लेते हैं। 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई थी, 71वें संविधान, वहां 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। उसकी ट्रिक बना रखी है अपने नमक, उसकी ट्रिक बना रखी है नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं 1992 में जोड़ी गई थी और 71वां संविधान संशोधन था। और 2003 में 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संस्थाली, तो ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 1967 में एक जोड़ी गई थी, 1967 में एक जोड़ी गई थी 21वें संविधान संशोधन के तहत, और वो थी सिंधी। सिंधी भाषा को 1967 में जोड़ा गया था, 21वें संविधान के संशोधन में जोड़ा गया था। तो ये 4, 3, 7 और 1, 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी। 1950 में क्या था, 1950 में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय 14 भाषाओं को लिया गया था। तो 14 के बाद 1 21 में जोड़ी गई, 15 हो गई, 3 1992 में जोड़ी गई, 18 हो गई, और 4 जोड़ी गई आपके 2003 में 92वें संविधान संशोधन। तो ये टोटल वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है 22 भाषाओं में। एकमात्र विदेशी भाषा नेपाली इन 22 भाषाओं में शामिल है। तो ऑप्शन ए आप यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 102 की बात करेंगे, अच्छा प्रश्न है 102। राजभाषा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो राजभाषा विभाग भारत के गृह मंत्रालय के अधीन आता है। अच्छा प्रश्न था, भी आता रहता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली, ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, राज्य संघ।
तो ये ऑप्शन यानी कि जो क्षेत्र बटे हुए हैं एबीसी, जो क्षेत्र बटे हैं एबीसी, उनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह ए में आता है, दिल्ली भी आपका ए में आता है, केंद्र शासित प्रदेश है ये। और दमन द्वीप समूह, दादरा नगर हवेली और चंडीगढ़, तीनों केंद्र शासित प्रदेश आपके ऑप्शन बी में आते हैं। तो 2 यहाँ आ गए और 3 यहाँ आ गए, 5 केंद्र शासित प्रदेश 2 में आ गए, बाकी जो केंद्र शासित प्रदेश बचे वो सी में चले गए। तो यहाँ ऑप्शन ए ले लेंगे बड़ी आसानी से, यानी ए यहाँ एबीसी भी ले सकते हैं और क भी यहाँ दिया हुआ रहता है, 3 क्षेत्रों में इनको बांटा गया है। तो क ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए लेंगे। 104 है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागजात कौन से हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है। जो राजभाषा अधिनियम 1963 है, ये बना था 10 मई 1963 को बना था, 10 मई 1963 को बना था। और ठीक 4 साल बाद ये, इसके ठीक 4 साल बाद ये 10 मई 1967 को ये संशोधित हो गया था। 4 साल बाद ये 1967 को संशोधित हो गया था। इसकी जो 1963 की धारा जो 3(3) है, ये आपके 26 जनवरी 1965 से प्रभावी है। ये जो धारा 3(3) है, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) है, ये 26 जनवरी 1965 से प्रभावी है। और इसमें टोटल 14 दस्तावेज आते हैं, इसमें टोटल 14 दस्तावेज आते हैं। जो धारा 3(3) है, इसमें टोटल 14, धारा 3(3) के अंतर्गत 14 दस्तावेज आते हैं, जो हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होते हैं, यानी द्विभाषा में होते हैं, दोनों भाषाओं में होते हैं, द्विभाषा में जारी किया जाता है, लिखा है यहाँ द्विभाषा में जारी किए जाते हैं। तो द्विभाषा में जारी करने वाले कागज कौन कौन से हैं, यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो इसमें टोटल 14 दस्तावेज हैं, उन 14 दस्तावेज में जो आपका यहाँ आता है वो सामान्य आदेश आता है। ये बयान हल्फी गलत हो जाएगा, कार्य योजना गलत हो जाएगा और सरकारी पत्र भी यहाँ गलत हो जाएगा। तो सामान्य आदेश इन 14 दस्तावेज में आते हैं, इसलिए सामान्य दस्तावेज अपन ऑप्शन बी यहाँ अपन लेंगे। 105 की बात करेंगे, किसी कार्यालय के कितने प्रतिशत कर्मचारियों के प्रवीणता एवं कार्यसाधक ज्ञान रखने पर उसे राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है? तो उसके लिए 80% है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सी आंसर अपना यहाँ ले लेंगे। 106 है, राजभाषा नियम 1976 के किस उपनियम के अंतर्गत कार्यालय प्रमुख हिंदी में कार्य करने का व्यक्तिगत आदेश जारी करता है? तो वो 84 है। देखिए, राजभाषा जो नियम है 1976, ये लागू हुए थे 17 जुलाई 1976 से लागू हुए थे। राजभाषा जो नियम है, राजभाषा नियम 1976 है, ये 17 जुलाई 1976 से लागू हुए थे, यानी बने थे या लागू हुए थे, 1976 में बने और ये नियम 17 जुलाई 1976 में से लागू हुए। उसके अलावा इसमें टोटल 12 नियम आते हैं और ये जो नियम है 12 नियम है और ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं, ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं, ये तमिलनाडु पर लागू नहीं होते हैं। और ये जो राजभाषा नियम 1976 है, अब तक ये 3 बार संशोधित हो गए हैं। पहली बार ये 1987 में संशोधित हुए, दूसरी बार ये 2007 में संशोधित हुए और तीसरी बार ये 2011 में संशोधित हुए। तो यहाँ पे पूछा क्या गया था, यहाँ पे पूछा गया था कि किस उपनियम के अंतर्गत, तो इसमें टोटल 12 नियम होते हैं, तो 12 नियम होते हैं, तो उसका जो उपनियम 84 है, टोटल 12 नियमों में से जो नियम 84 है वो कार्यालय प्रमुख हिंदी में कार्य करने का आदेश जारी करता है, 84। तो यहाँ ऑप्शन ए ले लेंगे हम बड़ी आसानी से। उसके बाद 107 की हम बात करेंगे, संविधान निर्माताओं ने शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की छूट कितने वर्षों तक के लिए निर्धारित की गई थी? तो संविधान निर्माताओं ने उस समय 15 वर्षों के लिए ये शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग की छूट कितने वर्षों तक? तो ये 15 वर्षों तक की गई थी, जो डी आंसर आपका यहाँ अपन ले लेंगे। 108 है, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वर्धा में है, ये वर्धा में है, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा का जो विकास का जो क्रम है वो सबसे पहले पाली, फिर पाली के बाद प्राकृत और फिर अपभ्रंश और हिंदी। इसके लिए हमने ट्रिक भी बना रही है, ट्रिक बना रखी है ट्रिपल पीएच, इसके लिए अपन ने ट्रिक बना रखी है ट्रिपल पीएच ट्रिक बना रखी है, उसके माध्यम से हम इसको क्रम को याद रख सकते हैं। इसमें आपका पाली हो जाएगा, प्राकृत हो जाएगा और अपभ्रंश हो जाएगा। तो यहाँ पे लास्ट में हिंदी आ जाएगा, तो सबसे पहले पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। तो ऑप्शन जो बी हम यहाँ ले लेंगे। 110 की बात करेंगे, जो कि वीडियो का अंतिम प्रश्न है।
हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने वाला देश का जो पहला राज्य बना वो बना बिहार। तो ऑप्शन बी अपन यहाँ चूज कर लेंगे। चलिए साथियों, ये ओएस का ऑफिस सुप्रिटेंडेंट का पेपर था और 20% एलडीसी कोटे का पेपर था। तो बड़ा ही अच्छा पेपर था और इसको हमने सोल्व कर लिया है वीडियो में। तो हम फिर मिलेंगे एक नए पेपर के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आगे दीजिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। यानी किसी प्रकार की आपको इंक्वायरी करनी है तो जो स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं 8003826408 पर आप कॉल कर सकते हैं या अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। किसी भी प्रकार की स्टडी मटेरियल, पेपर्स, टॉपिक वाइज नोट्स या ग्रुप में जुड़ने के लिए आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलेंगे हम एक नए पेपर के साथ।